जी अस्सलाम वालेकुम। हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे और या नॉलेज एरिया जो पढ़ रहे थे दैट इज़ प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर सब प्रोसेसेस हैं, क्योंकि हर नॉलेज एरिया के अंदर कुछ प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं और उन प्रोसेसेस के अंदर कुछ टूल्स और कुछ टेक्नोलॉजीज़ और या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आपको जो चीज़ उस नॉलेज एरिया के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आइडेंटिफाई करके क्लियर करने पड़ते हैं। तो जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट था, मैं थोड़ा सा रिवाइज सम अप करूँ सो दैट थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट और प्लान एग्जीक्यूशन। और प्लान डेवलपमेंट और प्लान एग्जीक्यूशन को हम पढ़ के हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर गए थे, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में। तो एज यू सीइंग इन द स्लाइड्स कि इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में जो इनपुट है उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लान जाएगा, फिर कुछ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो भी आप एग्जीक्यूशन जो सेकंड प्रोसेस में एग्जीक्यूट जब करा रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप कलेक्ट कर रहे होते हैं। मींस कि आपने जो टास्क सब टास्क दी थी, जो माइलस्टोन्स आपने डिफाइन किए थे, यानी कि प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन है कि आखिर में इस डेट पर बस डिलीवर करने, बस उसी पे हमसे बात करें। स्टूडेंट्स का अक्सर ये कहना था। तो टीचर विद पैसिव टाइप, जिस तरह ऊज में भी हमने काम था, अगर इस तरह कहा जाता कि आपका स्टार्ट हो गया जी प्रोजेक्ट, बस जी आप डेमो इस तारीख को आफ्टर एग्जाम देंगे, तो वो स्टूडेंट फिर बेफिक्रे होते हैं। तो ऑन द टोज पे रखने का मतलब ये होता है कि हर दूसरे हफ्ते कोई डेडलाइन, को आर्टिफैक्ट, कोई तड़का, कोई पूछगछ, कोई आर्टिफैक्ट चेक करना, कोई वीकेंड पे, तो स्टूडेंट फिर हरकत में रहते हैं। तो इसलिए टीचर को बहुत ख्वारी करनी पड़ती है तो जो इस तरह काम कराते हैं। बट वो कुछ टीचर तो उस तरह भी काम नहीं कराते कि एट द एंड यार आपकी कोई टास्क चेक हो जाएगी। तो थोड़ा सा टीचर्स को भी थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेहतर तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अप्रिशिएट करें जो जो टीचर्स आपके साथ एक्टिविटीज़ के साथ आपके पीछे पड़े रहते हैं, कर लें ये, कर लें ये, सीख लें, अब ऐसा होगा वैसा होगा, सो दैट आप सीख सकें। हम लोगों ने तो कर लिया भाई जो करना था, अब आपने करना है। तो जब भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो जो आपकी टीम की परफॉर्मेंस है और ओवरऑल हर टीम मेंबर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो उसकी आउटपुट आप रिसीव कर रहे होते हैं, जो उन्होंने काम किया वो आपके पास आ रहा होता है, और जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट आ रही होती है। तो जब आप काम एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट भी करते हैं, कुछ प्रोसेस में कोई चेंज, कोई स्ट्रैटेजी में चेंज, कोई काम जो है जो आपको बताया गया इस तरह करना, अगर वो कहेगा सर इस तरह अगर हो जाए, वो चेंज जो है वो भी आपके पास देखे इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में एज अ इनपुट जो है उस प्रोसेस के अंदर एक तो प्लान जाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जाएंगी और जो भी चेंज उन्होंने रिक्वेस्ट की है वो भी जाएगी। अब क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट, इस इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट प्लान को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले चेंज कंट्रोल सिस्टम, इन पर आगे आगे स्लाइड्स भी हैं, मैं अभी कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, जब हम स्लाइड्स में जाएंगे तो उसमें भी देख लेंगे। चेंज कंट्रोल सिस्टम पहले बनाना है आपने। हमने सिस्टम की भी डेफिनेशन आपको याद होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेसेस की बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट होता है किस सिनेरियो में, किस एनवायरनमेंट में, किस तरह के माहौल में भी किया जाता है। सिर्फ ये तो नहीं है कि आपको जो प्रोजेक्ट टास्क दे दी गई है बस आप उसको करें, आपने ओवरऑल इन्वायरमेंट, अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है जिसके लिए आप बनाना जा रहे हैं, किन लोगों ने इस्तेमाल करनी है, एंड सो मैनी इशूज़। सो यू हैव टू, और किसी ने क्यूरी भी की थी फीमेल ग्रुप की साइड पर, मैंने आप बॉयज़ में शेयर किया था कि क्वेश्चन किया करें। उन्होंने कहा था सर सिस्टम फिलोसफी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, इट्स बीन मेंशन इन द ग्रुप ऑफ फीमेल साइड, कि किसी ने कहा था सर सिस्टम फिलोसफी और सिस्टम को दोबारा समझा दें। तो मैंने वो पूरा जो टॉपिक है वो जो है ना वो उनको क्यूरी में भी रिप्लाई किया था। हालांकि रिकॉर्डेड लेक्चर में वो रिकॉर्ड आप दोबारा सुन सकते हैं, बट क्यूरी का मतलब है कि सर आप उसी वक्त ये इसको समझा दें। तो चेंज कंट्रोल सिस्टम बनाना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस तरह आपने पीसीबी पढ़ा, तो पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जो भी आप स्मार्टफोन्स है, सिस्टम्स हैं, जो भी जिस मशीन्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट मीन एक्सेस या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट है यूज़र की, वो उसकी जो कर्नल है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं या अगर मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टैकल करता है और उसको
ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लेके जाता है और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद मशीन से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में तो एज अ कैरियर के तौर पे काम कर रहा है। तो पीसीबी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स पढ़ रहा हो तो पीसीबी डज नॉट मीन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट वो किस सिनेरियो में बात की जा रही है। तो चेंज को हैंडल करने के लिए चेंज कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा, उसके अंदर चेंज कंट्रोल एक बोर्ड बनाया जाएगा, मींस के कुछ ऑफिशियल्स होंगे, हम आगे स्लाइड्स में भी देखते हैं, बट इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ। उस चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव लेवल के और या मैनेजर्स लेवल के लोग बैठे होंगे, जो जब भी कोई प्रोजेक्ट के वाले से कोई चेंज रिक्वेस्ट होगी, वो जुबानी कलामी नहीं होगी, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मेट बनाया जाता है। कभी भी किसी को भी कोई चेंज की रिक्वेस्ट कर रही है तो उस फॉर्मेट को फॉलो करके, अगर आपको याद हो कुछ सेमेस्टर पहले हमने एक, बल्कि अभी भी चल रहा है, कि जिस स्टूडेंट को जो भी कोई रिक्वेस्ट करनी है वो नीचे हमने फोटोकॉपियर शॉप पर एक सीएस वालों ने एक फॉर्म बनाया था, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसके साथ मेंशन किया था अगर आपको कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करनी है तो उसकी प्रायर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी थी। और वो डॉक्टर महमूद अशरफ साहब हमारे बड़े अच्छे कोलीग, उन्होंने जब एचओडी थे उन्होंने डिज़ाइन किया और जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो उसमें सारे मेंशन हो जाते थे लेफ़्ट साइड पे, और जो स्टूडेंट को भी आसानी होती थी कि हमने क्या चीज़ अप्लाई करनी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक फॉर्म था और वो अभी भी चलता है और जो इससे भी हटके कोई नया इशू है तो वो अदर में आप उसको लिख के कर सकते हैं। तो चेंज कंट्रोल सिस्टम के अंदर चेंज कंट्रोल बोर्ड सिस्टम जब बनाएंगे तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, कौन से लोग हैं, क्या करेगा, उसकी पावर क्या होगी, क्या लोग हैं। चेंज कंट्रोल बोर्ड जब बनता है सिस्टम के अंदर, चेंज कंट्रोल बोर्ड बनेगा, उसमें टॉप एग्जीक्यूटिव के, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मैनेजर्स हो गए, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टेक्निकल साइड का जो लीड प्रोग्रामर है वो हो गया, मैनेजर हो गया, उसका रेलेवेंट मैनेजर हो गया, ये कुछ 2 या 3 लोगों की एक टीम बनती है और वो प्रोजेक्ट में जो भी कोई चेंज की रिक्वेस्ट है उसको या तो एनालाइज करने के बाद या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं है, जब हम इन स्लाइड्स पे आएंगे तो इससे रिलेटेड डिफरेंट स्लाइड्स हैं, डायग्रामेटिकली है कि चेंज कंट्रोल काम कैसे करता है, चेंज कैसे होती है और प्रोजेक्ट प्लान पे क्या क्या इफेक्ट होता है। अगर किसी ने स्लाइड्स को व्यू किया होगा तो डेफिनेटली उनको वो देखा होगा, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ तक सिर्फ इसकी इनिशियल डेफिनेशन ही सफिशेंट है। Just checking class strength 29 good। और तो मैंने बताया ना कि मेरी क्लास में चले फिर भी 30s में हो जाती है, मुझे और क्लासेस से फीडबैक मिल रहा है डिफरेंट सेमेस्टर की कि सर आपकी क्लासेस में कुछ स्ट्रेंथ है, बाकी क्लास में तो आधो स्टूडेंट भी नहीं होते। तो चेंज कंट्रोल सिस्टम के बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक होता है जिसमें किन लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ये 3 एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं ये 3 मेजर एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो भी क्लाइंट की, जो भी टीम की तरफ से जो चेंज है उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे, नोट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर जो है वो चेंज को कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले भी देख रहे होते हैं अगर चेंज कंट्रोल सिस्टम या आपने वो नहीं बनाया हुआ। दूसरा क्या कर रहे होते हैं, सारे जो भी प्रोजेक्ट है, करंटली प्रोजेक्ट है, उसकी डॉक्यूमेंट या आर्काइव्स बनाना। आर्काइव का मतलब एक रिकॉर्ड, लॉग्स बनाना, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी फ्रॉम द क्लाइंट की इनिशियल रिक्वेस्ट से लेके टिल इट्स डिप्लॉयमेंट, और उसकी जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स को आप क्लोज करके उसके कमेंट्स लिखते हैं कि हमने क्या सीखा या लेसन क्या लर्न किया इस प्रोजेक्ट से, तो वो टेलेंट सारी आर्काइव इसकी बना रहे होते हैं प्रोजेक्ट की। फिर तीसरा क्या कर रहे होते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले लोग, ये कर रहे होते हैं जो क्लाइंट ने क्या क्या रिक्वेस्ट या फीचर्स की रिक्वेस्ट की और सॉफ्टवेयर हमने कितना डेवलप कर लिया और क्या क्या फीचर्स हमने कंप्लीट कर लिया और क्या क्या रह गए, ये वक्त के साथ साथ टिल इट्स एंड तक ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लोग करते हैं। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह शुबे बनाए जाते हैं, जिस तरह एचआर का शुबा बनाया गया, इसी तरह हमारा क्वालिटी हरासमेंट सेल है, जिस तरह हमारे वो खुर्रम राणा साहब, मोइन खुर्रम राणा साहब होते हैं, तो इसी तरह डिफरेंट शुबों का इजरा या इनेकाद किया जाता है। तो ये भी चीज़ सारी डिपेंडिंग अपॉन वो डिपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन दैट इंस्टीट्यूशन, वो क्या बेहतर समझता है कि किस तरह वर्थ होनी चाहिए और किस सेक्शन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वर्थ है, उस तरह वो लेके चल रहे होते हैं। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट।
तो साथ साथ ये जब चेंज की रिक्वेस्ट होती है या तो एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, तो एक्सेप्ट होगी तो वो नोटिफाई भी हो जाएगी, और फिर उसकी एक्टिविटी की जो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी सारी मैयर और टैकल डाउन जा रही होगी। फिर एडिशनल प्लानिंग अगर आपने करनी है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, कोई चेंज की रिक्वेस्ट आई है, तो डेफिनेटली जो भी आपने कोई प्रोसेस या मैकेनिज्म या स्टेप्स दिए होंगे या गाइडलाइन दी होगी, उसको आप जो है अपडेट करेंगे, ठीक है ना। उसको ये नहीं है कि आप बस कहेंगे अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी से कर लो, ऐसे नहीं है। जब चेंज को एक्सेप्ट हो गया और आपने इसमें इम्प्रूवमेंट की, तो आप को उसको अपडेट करना है, अभी हम डायग्राम्स में देखेंगे। और फिर उसके लिए हमें मजीद शायद आपको प्लानिंग या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो, तो वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। और क्योंकि ये चेंज को ही टैकल करने के लिए प्रोसेस है, चेंज हो जाए और नोटिफाई ना करें तो ये बड़ी गलत बात है। तो बाज़ वक़्त यही टीम में मैंने शायद आपको बताया था शुरू के लेक्चर्स में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फेलियर है, उसमें एक बड़ी वजह, एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स। आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जान के नहीं करते, या जिद से, या प्रॉपर तरीके से जिस टाइम पे कन्वे करना है, जिस टीम मेंबर को कन्वे करना है, नोटिफाई किस तरह कर रहा है, ये करते ही नहीं है। और उससे लैकिंग आ जाती है, उससे एक सिंक्रोनाइजेशन सिंकिंग नहीं चल रही होती, तो उससे फिर प्रोजेक्ट अफेक्ट कर रहा होता है और अल्टीमेटली वो इट विल गोज टूवर्ड जेपर्डाइज कंडीशन। जेपर्डाइज का मतलब है कि वो डूबने की तरफ, जिस तरह कश्ती जेपर्डाइज हो रही होती है, अगर उसमें एक होल हो जाए और अगर उसको टैकल ना किया जाए तो फिर वो प्रॉब्लम मेकिंग। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये सब चीज़ें जब करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान अपडेट होगा। प्रोजेक्ट प्लान ये नहीं है कि प्रीवियसली ही रहेगा, जो उसमें कोई चेंज अगर एक्सेप्ट हुई है, अकोमोडेट हुई है, तो आपको उसको अकोमोडेट करना है और उस प्लान को अपडेट करना है। फिर कोई करेक्टिव एक्शन भी लेने हैं आपने, अपने प्रोसेस को चेंज करना है, प्लानिंग की कोई चीज़ आपने डॉक्यूमेंट या कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको इम्प्रूव करना है, अपडेट करना है। और एट द एंड जब आप ये कर लेते हैं तो आपने क्या लेसन लर्न किए, आपने उस चीज़ से, जब ये आपने पूरा प्रोसेस चलाया तो उससे क्या लेसन लर्न की। तो ये सारी चीज़ है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में। अब हम क्या करते हैं कि अब हम वन बाय वन, जब हम आगे स्लाइड्स करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की है, उसको गो थ्रू भी होंगे, जस्ट रिव्यू करेंगे सो दैट आपको हमने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट लास्ट टाइम भी बताया था, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप सब नॉलेज एरिया को एक लिंक करके चलें, बल्कि सबको सक्सेस की तरफ लेके चलना है, सबको अकोमोडेट करना है। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज़ द, आप समझ लें, की नॉलेज एरिया इन ऑल द नॉलेज एरिया, 9 नॉलेज एरिया, मगर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो की नॉलेज एरिया। अगर आप वो देखें कि स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन तो है, बट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एक अलग ही एक पहचान लेके चल रहा है, जो सबको एक सक्सेस की तरफ लेके चल रहा है। और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है या फेजेस हैं, जिस तरह कॉन्सेप्ट ये आपकी जो जी आ रहा है, इन्होंने भी क्वेश्चन किया था लाइक कि सर ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, क्लोज आउट, ये क्या है। अब देखें कि जिस तरह फेजेस हैं, इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ठीक है, आप रफ प्रोसेस मॉडल भी फॉलो कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिज़ाइन टेक्निक भी कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो उसमें फेजेस के सिर्फ नाम लिबादे ओढ़ दिए गए हैं और कॉन्सेप्ट इंसेप्शन है, ठीक है। और डेवलपमेंट आपकी एलैबोरेशन आ जाती है। डेवलपमेंट से मतलब कोडिंग नहीं है, उसकी डिज़ाइन या एलैबोरेट करके उसको ब्रीफ करना। इम्प्लीमेंटेशन आपकी वो आ जाती है, एग्जीक्यूशन या कोडिंग लेवल, और एट द एंड इम्प्लीमेंटेशन में टेस्टिंग के साथ आप उसको क्लोज आउट यानी एट द एंड करें। तो सिर्फ लिबादे ओढ़ दिए जाते हैं, टर्म्स चेंज कर दी जाती हैं, बाकी ऐसे कोई इतनी बड़ी जी। अच्छा, अब आगे अब आते हैं कि कुछ चीज़ों पे आते हैं और प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट को देखते हैं और इसकी थोड़ी सी ज़रा ब्रीफिंग देखते हैं कि प्लान डेवलपमेंट में क्या क्या है। प्रोजेक्ट प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लान है वो जितने भी और प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल स्कोप प्लानिंग है, टाइम, जो मैनेजमेंट में एक्टिविटी डेफिनेशन उसकी वो चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह कॉस्ट में है, कम्युनिकेशन में, जितने भी प्लानिंग के जो भी नॉलेज एरिया हैं और उनमें जो प्लानिंग की जो जो सेक्शन आ जाते हैं, उन सब से वो कोऑर्डिनेट भी करता है, उन सब से डाटा भी लेता है और
सबको इन्फॉर्मेशन भी कन्वे कर रहा होता है। तो एक फंडामेंटल और फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट, और उसी को बेस फाउंडेशन रखते हुए एग्जीक्यूशन की जाती है। Main purpose to guide the project execution. Project plan assists the project manager in leading the project team and assessing projects. Project performance should be measured against the baseline project plan. Already explained all the points previously. All the point इसी की baseline को रख के, क्योंकि project plan ही होता है जिसको मद्देनजर रखते हुए टीम कैरी कर रही होती है, अपने टास्क और एग्जीक्यूशन कर रही होती है, और इसी को डेडलाइन को देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि ये टास्क दी गई थी इस टाइम में कंप्लीट की कि नहीं की। ठीक है, दैट्स वाई जो है कुछ टास्क क्विज या असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं सेमेस्टर के दौरान, ताकि ये ना हो कि बस शुरू में और एक दिन पेपर और आखिरी दिन मिड टर्म और सेमेस्टर के एंड में ये चीज़ हो, तो वो किसी का वीक हो सकता है, किसी का बैड हो सकता है। तो साथ साथ कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ और पाइपलाइन में चल रही होती है, तो कंटिन्यूसली असेसमेंट का परफॉर्मेंस को मैयर भी साथ साथ किया जा सकता है कि क्या क्या हो रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन भी की जाती है। इसके कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान जब भी कोई बनाए वो डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक का मतलब ये है कि अगर एक मैनेजर ने एक प्लान, एक शेड्यूल बना दिया है, जो भी प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ में दी हुई है, मेंशन की हर चीज़, तो उसको फ्यूचर में उसमें अपडेशन अगर रिक्वायर्ड है तो उसको एडजस्ट कर सके, उसको अकोमोडेट कर सके। ये नहीं हो कि फिक्स ही और मतलब आप समझ लें इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग के स्टैटिक ही टाइप हो, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है उसको अकोमोडेट करने की, ये सारी चीज़ें। इट शुड बी अपडेटेड एज चेंजेस अकर। डेफिनेटली जब चेंज अकर होगी तो प्लान के अंदर भी वो अपडेशन या उसकी चेंज आपको अकोमोडेट करनी है। इट इज़ द फर्स्ट एंड फंडामेंटल फॉरमोस्ट गाइडेड डॉक्यूमेंट फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। इसी को देख के ही एग्जीक्यूट किया जाता है, ज़ुबानी कलामी नहीं होता। कुछ इसके अंदर सेक्शंस क्या होते हैं, मैं इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर तक जो है इसका प्रोजेक्ट प्लान का एक डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर देता हूँ। और कोशिश ये करेंगे कि जो अगर आपने ऊस के लास्ट टाइम आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाए थे, ऊस की डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी अलग अपनी तरफ है, तो उसी की आप जो है उसी का प्लान और डिफरेंट जो चीज़ें हम देखेंगे वो उसी की अपने प्रोजेक्ट की आप लेके चलते जाएंगे। ठीक है, और जो जो ग्रुप मेंबर हैं वो सीआर के पास भी लिस्ट अगर होगी तो वो भी अच्छा है। और हाँ जी, सीआर आपके पास लिस्ट मौजूद है? ज़रा माइक अनेबल अपना करके आए ज़रा हारिस। हेलो हेलो हारिस, सो तो नहीं कह रहे? फिर हारिस कह रहा हूँ, अपना वकार किधर है? वकार, वकार माइक अपना अनेबल करें। मुझे बताएं, लास्ट सेमेस्टर के प्रोजेक्ट की लिस्ट पड़ी है आपके पास ग्रुप मेंबर्स की? हेलो जी, तमाम स्टूडेंट सुन रहे हैं? तो वो जिन जिन का जो ग्रुप है वो आप उसको व्हाट्सएप या मैसेज करके भी लिस्ट बना सकते हैं। और फीमेल का जो ग्रुप है वो जीआर साहिबा को कोऑर्डिनेट कर दें, और जीआर फिर वकार को दे देगा, वो एक लिस्ट अपडेट दोबारा कर देंगे। सबको अपना अपना जारी बात है, डाटा भी आपके पास पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो एस आर एस है और फिर सारी चीज़ें वो तो अपनी तरफ रहेंगी, बट उससे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट है वो भी आप उसको साथ साथ बनाते जाएंगे। डेफिनेटली उसके भी इसी तरह वो 10% या 15% उसको मार्क्स भी एलोकेट कर सकते हैं। 10% तो एटलीस्ट है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स। और तो बहुत सारी वो चीज़ें भी आप साथ साथ बनाते जाएंगे। ओके जी, इसमें जो मेजर सेक्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान भी बोलते हैं, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बोलते हैं, तो इसमें एक इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन होता है, ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है। फिर एक सेक्शन होता है जिसमें प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, उस जिसका स्ट्रक्चर चार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसी तरह प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टीम की हायरार्की, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मेंबर, ये क्या क्या ये। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर फिर आप ये भी बताते हैं कि कौन से आपने प्रोसेस मॉडल फॉलो किए और कौन सी सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन अप्रोच आप यूज़ कर रही हैं, सारी चीज़ें आप डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें एक सेक्शन होता है वर्क टू बी डन, मीन्स के आप इसमें वर्क पे डाउन स्ट्रक्चर एक डॉक्यूमेंट होता है और डिटेल बताते हैं कि किस तरह मॉड्यूल है। और फिर
आप इसमें ये भी बताते हैं कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ क्या है। जिस तरह गैंट चार्ट आपने, आपको अगर याद हो शुरू शुरू में एक था, वो गैंट चार्ट का एक शेड्यूल जो है वो भी आप मेंशन करते हैं। उसमें सारी डिफाइन होती है कि काम एक्टिविटी कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें बता, किस फॉर्मेट पे करेगा। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ वही चीज़ें आ गई, टाइमलाइन आ गया, और बजट कॉस्ट एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो कर लेते हैं वो भी बता रहे होते हैं कि इतने बजट के अंदर हमने अस्सलाम सर। जी वालेकुम। सॉरी सर, वो माइक माइक कनेक्शन का भी प्रॉब्लम था, इस वजह से। चलो मैंने वो शेयर किया कि लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स के जो ग्रुप मेंबर्स बनाए थे वो आपके पास लिस्ट होगी, अगर नहीं भी होगी तो सबको अपने अपने मेंबर्स याद हैं, तो वो अपने जोड़ियां जो है ना, जोड़ीदार जो है वो आपको मतलब मैसेज कर दे, या आपके पास व्हाट्सएप पे इमेज फॉर्मेट में या वो सेव अगर है तो वो भी है, वो देख लीजिएगा। फीमेल जो है वो जीआर को दें और वो जीआर फिर आपसे कोऑर्डिनेट करके एक लिस्ट बना दे। उसमें यही है कि आपका प्रोजेक्ट का वही रहो, मगर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स बनाते रहेंगे। इसमें 6-7 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, तो इसकी 10% या 15% में बल्कि ज़्यादा कर दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करके आराम से बने और एट द एंड तक इसको जमा भी कराते जाएं वक्त के साथ साथ। तो दूसरा ये हो सकता है कि इसके मैं टेम्पलेट्स भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के टेम्पलेट्स भी दूंगा, बाकी आप थोड़ी सी एफर्ट करके करते जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ताकि वो तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, कई लोगों ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, प्रोटोटाइप, लेआउट टाइप, डिज़ाइन तक भी बनाया। और इसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड की जो उस प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड, फॉर एग्जांपल किसी का बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, रेस्टोरेंट है, किसी का इन्वेंट्री है, किसी का पे रोल HR है, तो उसी की उससे रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें जो जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक ये है कि प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है, इसका भी टेम्पलेट भी मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो उसको देख के आप आसानी से शुरू भी कर दें। उससे पहले मुझे नेक्स्ट क्लास में कल तक मुझे लिस्ट भी एक आइडिया हो जाए। ओके सर, मैं इनकी लिस्ट बना के आपको सबमिट कर दूंगा। हाँ पड़ी होगी वो आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा GR और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी। माइक डिसेबल कर दें जी, थैंक यू। ओके जी आगे ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट प्लान का कुछ आउटलाइन और वैसे दिया, ये नहीं आपको मिलेगा, ये तो सिर्फ स्लाइड शो में बताया जा रहा है। आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसको आपने थोड़ा सा देख के स्टडी करके उसमें चीज़ें अपनी फिट इन करनी है और वो अपने हिसाब से लिखना है। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए प्रोजेक्ट की ओवरव्यू होता है, कौन कौन सा डिलीवर है, डेफिनेशन, एब्रीविएशन, एक्रोनिम की बातें आ जाती हैं। और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखें कि आपके पास प्रोसेस मॉडल कौन से है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोजेक्ट की टीम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। मैनेजरियल प्रोसेस में जाएं तो कुछ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के एजम्पशन, प्रायोरिटीज़, कंस्ट्रेंट्स, और बेसिकली फिर टेक्निकल इसके अंदर प्रोसेस के अंदर इधर जाएं, कौन से मेथड्स हैं, टूल्स, टेक्निक क्या हैं, और डॉक्यूमेंट्स, और इस तरह की डेडलाइन आप बता रहे होते हैं। शेड्यूल में वर्क पैकेजेस, काम मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वर्क डिफाइंड होता है, कौन कौन सा बंदा काम कर रहा है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह की डिपेंडेंसी, रिक्वायरमेंट्स, बजट, ये सारी चीज़ें, ये कुछ एक डिफाइन किया हुआ है आपके पास कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इसको किसी भी नाम से आप कह सकते हैं, डिफरेंट नामों से इसको बोला जाता है। अगर कि यार सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्लान, यार तो हमने प्रोजेक्ट प्लान पढ़ा था, ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्लान क्या है, तो एक ही बात है। जिस तरह प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, मेन स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, वोलेटाइल मेमोरी, देयर आर सो मेनी वेरियस नेम्स and there are so many vocabulary used for this term. So there are different terms used in the industry. So we're going to use this. तो ये एक फॉर्मेट थोड़ा सा दिया गया है कि इसमें ये सेक्शंस होते हैं। ओके, स्टेक होल्डर, ये सब जो आगे स्लाइड्स आ रही है मैं एक्सप्लेन कर चुका, बस थोड़ा सा रिव्यू करें। कुछ स्लाइड्स में है कोई न्यू चीज़ें वो देख लेंगे, सो दैट इसको करें। स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात करते हैं। स्टेक होल्डर मैंने बताया कि वो शख्स होता है इज दैट पर्सन विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। उसका प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रोल, इन्फ्लुएंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जब लास्ट लेक्चर में वो रिकॉर्डेड है, मैंने कहा था कि जब भी हम इसका कोई प्रोफाइल बनाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किसकी आप स्टेक होल्डर, आपको याद हो विजन में आप अपने जो
स्टेक होल्डर जो है ना उनकी प्रोफाइल बनाते हैं, और उसमें प्राइमरी है और सपोर्टिंग है, दोनों की आप बना सकते हैं। प्राइमरी की तो मस्ट है, सपोर्टिंग की बनाए तो वो आपको बेनिफिशियल देती है। लोग सपोर्टिंग को नहीं बनाते, बट सपोर्टिंग की बनाए तो वो भी आपको बेनिफिशियल है। तो स्टेक होल्डर के इसमें मैंने कहा था कोई नेम्स, कोई फैक्ट, कोई रोल्स ऑन द प्रोजेक्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट और सजेशन फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप की बात की थी। अब एग्जांपल देखते हैं जो लास्ट टाइम में बताई थी, आप जरा प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या बेनिफिट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल को लेके उसकी हम एग्जांपल लेते हैं, और जी ये लेट्स से हम जो एरिक है आपकी स्टेक होल्डर, डिफरेंट स्टेक होल्डर है, डेफिनेटली उन स्टेक होल्डर के आपको नाम भी है सामने आ रहे हैं, डेजिग्नेशन भी आ रहे हैं, और आगे आगे इनका रोल भी ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र आ रहा है। तो ये जो एरिक है इसका जो रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये लीड प्रोग्रामर है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर कंपनी का जो लीड प्रोग्रामर होता है वो आपकी बैकबोन होता है, उसका ख्याल भी ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ता है, ठीक है। यानी आप समझ लें कि उसके नाज और नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो इसी तरह जो है जो लाइक मींस के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये जो लोग उसकी बेनिफिशियल के लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनके नाज नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कोई सीनियर मैनेजमेंट पे है, कोई प्रोजेक्ट टीम का मेंबर है, कोई हार्डवेयर वेंडर है, और कुछ और इंटरनल प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े हुए लोग। तो इनके इस प्रोजेक्ट में रोल भी नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी का स्पॉन्सर है, कोई डीएनए सीक्वेंसिंग एक्सपर्ट है, और कोई डिफरेंट सोर्सेज के साथ compete कर रहा है, तो ये लीड प्रोग्रामर है। इसके बारे में ज़रा देखते हैं कि आगे क्या है, इसकी प्रोफाइल में क्या क्या हम एक मैनेजर नोट करता है, मैनेजर एक नोट करता है, और उससे क्या बेनिफिट ले सकता है और उससे क्या फ़ायदा होगा प्लानिंग के अंदर। याद करें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि स्टेक होल्डर जब एनालिसिस, एक प्रोफाइल बनाई जाती है, जब उसका एनालिसिस किया जाता है फ्रॉम द मैनेजर, टीम मेंबर नहीं करते, ये मैनेजर ही रिकॉर्ड करता है, क्योंकि टीम मेंबर करेंगे तो वो उनकी भी प्रोफाइल तो इसमें ही आनी है। तो मैनेजर ने अपने पास हिसाब किताब सारा रखना होता है, उसका नाम, उसका उसका उसके बाद उसका रोल ऑन द प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स, तो ये कुछ इन्फ्लुएंस इन द प्रोजेक्ट डेफिनेटली, और हाई इसका इन्फ्लुएंस है, लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हार्ड टू रिप्लेस, इज एक्सपीरियंस गाय, और वेरी हार्ड टू रिप्लेस फ्रॉम द इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी नाम है, और या ये सारी चीज़ें। इसी तरह आपके जो डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी मेंबर तो हैं, मगर काफ़ी डिपार्टमेंट में जो कुछ ऐसे सीनियर या सीनियर ना भी हो, मगर वो बैकबोन होते हैं और वो पिलर होते हैं उस डिपार्टमेंट के, तो डेफिनेटली जितने भी फैकल्टी है सबको लेके चलना होता है, मगर उन लोगों को ख़ास उन चीज़ों पे और अपकमिंग चीज़ों पे साथ लेके चलना वो ज़रूरी होता है, तो वरना फिर माहौल ज़रा काफ़ी ख़राब होता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक सेक्शन लिखा हुआ है सजेशन फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप। यानी इस सेक्शन का मतलब पहले समझ आना चाहिए। यानी जितनी भी प्रोफाइल है उनकी कुछ ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जब इनसे मामलात या कोई नाराज़गी हो या कोई परेशानी इनको फील हो रही हो, तो कैसे इनको मनाया जाए, मीन्स कि कैसे इनको टैकल किया जाए, वो क्या बातें हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिससे इनको टैकल करना चाहिए। तो एक अच्छा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को उसको टैकल भी करना आना चाहिए, उसको मोल्ड करना आना चाहिए, मींस क्लास के अंदर भी कन्वे भी करना, परसुएड करना, टॉपिक के हवाले से कन्विंस करना, नॉलेज देना, उस टॉपिक के हवाले से प्रैक्टिकल चीज़ें एग्जाम्पल के साथ शेयर करना, क्लास की कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें उसको, और फिर स्टूडेंट्स पे ध्यान, उनका केयर, मींस के उनसे सवाल जवाब या उन पर तवज्जो देना, ये सारी चीज़ें जब ये चीज़ें लेक्चर के दौरान चल रही होती हैं, या कुछ टीचर्स, अच्छे टीचर्स जो कर रहे होते हैं एक्सपर्ट, तो दिस इज़ द स्किल्स, वो स्किल अपनी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपनी स्किलफुल अपने आप को एक जो एक्सपर्टीज़ लेवल पे जब लेके चल रहे होते हैं, वो सारी स्किल्स को विद इन द लेक्चर शो करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल एरिक के जो लीड प्रोग्रामर था, इसके बारे में क्या लिखा है? इसके बारे में लिखा है कीप्स हिम हैप्पी सो बी स्टेज। एक पॉइंट लिखा है कि यार इसके साथ बना के रखो, इसको खुश रखो, और तो ये खुश रहेगा और इन्वॉल्व रहेगा। फिर इसके बारे में लिखा है इसको स्टॉक ऑप्शन यानी स्टॉक मार्केट शेयरिंग ये बड़ा पसंद है, इसके बारे में डिस्कशन, इसका एक है, और इसको मेक्सिकन फूड बहुत पसंद है। लेट्स से मैक्सिकन तो बहुत स्पाइसी होता है, अल्लाह बचाए,
और कुछ अगर कढ़ाइयों में या अपने देसी खानों में अगर सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, काले मिर्च डाल दें तो जनाब आहो हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप जो है ना ऊपर तक छलांग मारते हैं दीवार पे, तो इतनी आपकी हालत ख़राब हो रही होती है। फिर आप जितनी मर्ज़ी कचियाँ पीते रहें, दही खाते रहें, फिर अंदर जो साड़ लग जाती है, तो वो कहते हैं ना आह जो निकलेगी बड़ी दूर तक जाएगी, तो ये काफ़ी आगे होता है। तो अब इसके बारे में कुछ लिखा है कि यार इसको स्टॉक पसंद है, इसको इसको मैक्सिमम फूड पसंद है, और इसको इसको तो हैप्पी रहो, इसको खुश रहो, तो ही विल स्टे, ही विल वर्क। अब फॉर एग्जांपल लीड प्रोग्रामर है और जो टॉप एग्जीक्यूटिव है ये देख रहे हैं कि यार ये कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये कोई टीम मैनेजमेंट में या नए प्रोजेक्ट आइडियाज़ की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है, तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो भी देख रही होती है, या आपका जो आपका मैनेजर है इस प्रोजेक्ट, उस सब की तरफ ध्यान भी दे रहा होता है। और फॉर एग्जांपल वो एनालिसिस अपने माइंड में करता है, यार कोई इसको ऑर्गेनाइजेशन इशू हो सकता है, इसको कोई पर्सनल इशू हो सकता है, इसका इसको कोई टीम टीम से कोई इशू हो सकता है, इसका एनी इशू कोई भी हो सकता है। अब वो क्या करता है कि डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछते, इनडायरेक्टली जब बात की जाती है तो वो ज़्यादा असर रखती है। अब होता ही है कि अब इसके जो इंटरेस्ट है या इसकी जो इसको मैनेज करने के लिए कोई जो चीज़ें मैंने इसकी प्रोफाइल में लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिकन तो यहाँ पर पाकिस्तान में कोई मैक्सिकन फूड तो ज़रा मुश्किल से मिलता है, मगर चाइनीज़ की बात कर लेते हैं, इटालियन की बात कर लेते हैं, आई लव टू हैव चाइनीज़ फूड। तो चाइनीज़ की बात करें तो अब ऐसा करते हैं कि कंपनी का कोई डिनर हो गया या इसको कोई इनविटेशन दे दिया, तो ये डेफिनेटली इसके इंटरेस्ट की चीज़ है। जब आप किसी की इंटरेस्ट की चीज़ पे बात करते हैं तो वो फिर ज़्यादा एक उसका लेवल शो होता है, फिर वो इन्वॉल्व होता है। अब इसको चाइनीज़ की ऑफ़र की, इसको डिनर या लंच पे लेकर गए, तो ऑफ द रिकॉर्ड ओके, ज़ाहिर बात है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चला। फिर एज अ ब्रदर, एज अ बड़े ओके आपने डिस्कस किया कि यार समथिंग ओके, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, कोई 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 पर्सनल मसला है, घरेलू कोई परेशानी है, या कोई ऑफिशियल है, या कोई टीम, फिर वो बंदा जो है या जो भी आपके जो टीम मेंबर है, बंदा है बंदी जो भी है, तो वो फिर आपसे रिलैक्स होके कंफर्टेबल होके शेयर करते हैं, वो अपने वो कहते हैं दुखड़े, और वो बताते हैं। लेट्स से ये भी हो सकता था कि यार उसको बड़ी ऑफर आ गई, और बड़ी ऑफर आ गई और उसको ये भी ऑफर आई कि अपने जो और भी टीम में अच्छे हैं वो भी पूरा ग्रुप लेके आओ। अब वो शशोपंज और कश में पड़ा हुआ है कि यार मैं इतने सालों से काम करूँ, मेरा ये है, मैं कैसे करूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पैकेज अच्छा मिल जाता है वो अच्छी कंपनी भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एक आध एक्सपीरियंस तो ठीक है जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, मगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना और अच्छी रेपो की कंपनी जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करे, वो बड़ा मैटर करता है। और ये सीवी पे ये ना लिखा हो कि 4 महीने इधर काम किया, फिर 4 महीने इधर किया, 6 महीने इधर किया, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। कहते हैं यार ये क्या बात है। आपकी सीवी पे अगर बंदा या बॉस या एचआर के बंदे देखेंगे यार 4 महीने इधर काम करता है, 6 महीने इधर काम करता है, फिर 6 महीने इधर करता है, तो 2 साल में से 3-4 कंपनी, वो कहेगा यार हम भी इसको जब अगर ये अच्छा हुआ या अच्छा है तो हम इसको ज्वाइन कराएंगे, इस पर रिसोर्सेज इस पर इन्वेस्ट करेंगे। भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिसोर्सेज लगाती है, ट्रेनिंग के लिए भी, उसके अपग्रेडेशन पे भी, आप कहते हैं ना ग्रूमिंग के लिए भी उस पर इन्वेस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको ट्रेन करती है चीज़ों पर। तो आप जब स्किलफुल हो जाते हैं किसी नए टूल या उसकी ट्रेनिंग करवा के, फिर आप किसी और में जंप करते हैं अच्छी से, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आप एक का दो जंपे तो कर सकते हैं, मगर आपको फिर फोकस होके अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी जो मतलब की जो जॉब है उस पर स्टिक ऑन करके काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप आगे भाग और पीछे छोड़ यही काम करें, फिर आपको वक्त ऐसा आएगा फिर आपको जॉब भी कोई नहीं देगा। आप कहेंगे यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, जॉब नहीं मिल रही, वो इसलिए मिल रही कि जो समझदार लोग हैं वो फिर आपको हायर नहीं करें, वो कहेंगे यार ये 6 महीने बाद फिर हमारी छोड़ देगा, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो हम इस ऐसे शख्स को नहीं देंगे। ऐसे शख्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो फोकस होकर स्टे ऑन करके कुछ काम करता है। ठीक है, आपको मूव ऑन करना अच्छे पैकेज पे, ऑर्गेनाइजेशन कंफर्टेबल नहीं है या इफ़ नॉट कंफर्टेबल या आपके मतलब की जॉब नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, बट देख के ना आप ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करके इंटरव्यू देने जाए। लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, पता ही नहीं है कि किसका इंटरव्यू है। यार वॉकर इंटरव्यू, अगले वो कहते हैं आपको पता है किसका इंटरव्यू, कहते हैं जी जी मैं तो आईटी का बंदा, कहते हैं सेल्स का इंटरव्यू हो रहा है, सेल्स एग्जेक्टिव का सीन है, वो यूं बंदा भाई। और आप लोग ऑर्गेनाइजेशन को पहले स्टडी करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या रोल्स हैं, कहाँ उसके सेटअप है, क्या चीज़ें हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी पे काम करे, वो टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एन कैशे में काम करती है। कैशे पता आपको क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात नहीं कर रहे।
तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, फॉर एग्जांपल माय कजन्स, दे आर इन एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ दैट कंपनी, और some of are an expert in SEO. तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एन कैशे पे काम करती है. फॉर एग्जांपल वेबसाइट लोड करती है तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है या जो भी डाटा है वो कैशे साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में टैकल कर रही होती है, और उससे बहुत फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन और कंप्यूटेशन होती है. और वो तो ये देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम. आपने सुना भी नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट. कहते हैं यार ये क्या चीज़ है. कैशे तो आपने सुना होगा, मगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ज़रा स्टडी करें ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे क्या चीज़ है और उसका क्या फ़ायदा है. तो उस तरह फिर प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है, उस तरह फिर सिस्टम को बनाना भी पड़ता है, डिज़ाइन और डेवलप. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हट के काम करें. आप कहते हैं यार वेबसाइट सुना था, एंड्रॉयड सिस्टम सुना था, ई कॉमर्स एप्लीकेशन सुनी थी, ये किसी तरह की भी एप्लीकेशन की, क्लाइंट्स के एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे में कैसे टैकल किया जाता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे. तब आपको पता लगेगा ओहो यार ये कितनी बड़ा बला कॉन्सेप्ट है. आप मेमोरी या एडवांस आर्किटेक्चर के कोर्सेज में कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हैं, मगर उसको प्रैक्टिकली भी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जाता है. जस्ट सिर्फ थोड़ा सा मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, ऑपरेटिंग देखिए चीज़ें पढ़ाई जाती, एग्जांपल शेयर की जाती है, उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने मैसेज पासिंग, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो पढ़ा होगा, तो वो कि डेडलॉक ना आ जाए, ये ना हो जाए, तो वो प्रोग्रामिंग पॉइंट से भी आप कर सकते हैं. आपको थ्रेडिंग में काम जब करना पड़ता है और हर थ्रेड अपना एक अलग एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम कर रहा होता है, बट जब आप इस तरह की काम कर रहे होते हैं कि रिसोर्सेज शेयर होते हैं, तो वो आपको क्रिटिकल सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लगाना पड़ता है कि आई एम शेयरिंग दिस रिसोर्स, सो आई एम इन दिस क्रिटिकल सेक्शन जोन, नोबडी वांट एंटर इन दिस टिल मैं मैसेज ना पास कर दूं रिसोर्सेज फी. फॉर एग्जांपल एयरलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं, कोई भी आप टिकट की होटल रिजर्वेशन कर रहे हैं, कोई भी आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं, तो वो रिजर्वेशन आपको क्लाइंट एज अ कस्टमर आप भी व्यू कर रहे हैं. कोई एजेंट बैठा हुआ किसी कंपनी में, वो भी वो टिकट को देख रहा है, और जो एयरलाइन एक्चुअली वो भी अगर वहाँ पर कोई फिजिकल खुद ही आ गए हैं कोई बुक करवाने, रिजर्व कराने, तो सबको रिजर्वेशन व्यू हो रही है. अब सब लोग अगर एक्सेस करेंगे, अगर एक ही सीट है सब लोग एक्सेस करेंगे, तो डेडलॉक हो जाएगा. तो उसके लिए आपको फिर यही डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं. उसमें एडवांस लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मॉनिटर्स हैं, सेमाफोर्स हैं. सेमाफोर्स की टेक्निक जो है वो आप जिस तरह 3 स्टेट मॉडल था, 5 स्टेट मॉडल, तो इनको अप्लाई किया जाता है. ये नहीं है कि वो हवा के लिए है. तो फॉर एग्जांपल वो आपने स्केजुलिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिथम पढ़े. आई जस्ट वांट टू शेयर कि थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होती, उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ों को अप्लाई करते हैं. वो जो स्केजुलिंग के आपने सबने एल्गोरिथम पढ़े, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फीफो, लीफो, एनआरयू, एमएफयू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, एनआरयू, नॉट रिसेंटली यूज यूनिट, ये सब जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी शेड्यूलिंग कर रहा होता है और उस पर प्रोसेस कर रहा होता है कुछ एक्टिविटी टास्क को, तो उसके अंदर वो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ें ज़ुबानी नहीं होती, इसको अप्लाई किया जाता है. तो स्टेक होल्डर एनालिसिस का भी बड़ा बेनिफिट है. जब आपके पास स्टेक होल्डर का एक डाटा आ जाता है इनिशियल लेवल पे, आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आपने उनको कैसे टैकल करना है और उनको कैसे ट्यून करना है, तो वो आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग में और ओवरऑल उसको मैनेजमेंट के अंदर भी, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में, टीम के अंदर मैनेजमेंट में बड़ा आपको हेल्पफुल कर रहे होते हैं. ठीक है, आप श्योर कि इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया. Then come up the definition of project plan execution. और प्लान अच्छा बनाया मगर एग्जीक्यूट करने की स्किल ही नहीं है आपकी. आपकी प्लानिंग की स्किल नहीं है, एग्जीक्यूट तो आप जानते हैं, प्लान ही नहीं, सोच नहीं पाते, विजनरी नहीं है, बड़ा फ़र्क है. तो जो अच्छा लीडर या टीम लीडर बनता है उसको या बनाया जाता है, उसमें ये फिर सारी स्किल है. प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं, ये ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, मगर वो फिर उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए तो वहाँ पर वो लैकिंग फैक्टर आ जाती है. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड परफॉर्मिंग द वर्क डिस्क्राइब्ड इन द प्रोजेक्ट प्लान. जिस तरह बताया हुआ प्लान के अंदर जो एक्टिविटीज़ कौन करेगा, कब करेगा, किस सीक्वेंस में करेगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, उसमें डिपेंडेंसीज ऑफ टास्क भी अभी चीज़ें आप देखेंगे. डिपेंडेंसीज का मतलब है कि एक वर्क ऑफ एक्टिविटी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब तक आप एसआरएस नहीं बना सकते, आप यूज़ केसेस नहीं बना सकते, फुल एड्रेस यूज़ केस, क्योंकि आपके जो एसआरएस के अंदर फंक्शनल फीचर्स होंगे, यानी मॉड्यूल्स के अंदर जो फीचर्स होंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो उनको यूज़ केस, तो यानी यूज़ केस आर डिपेंडेंट अपॉन एसआरएस.
हाँ, आप आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, आपने एसआरएस बना ली, तो 2 चीज़ें, 2 डॉक्यूमेंट्स आप साइमल्टेनियसली नहीं चला सकते। एक आप फुल एड्रेस यूज़ केस भी साथ-साथ बनाते जाएँ, उसकी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम भी साथ-साथ बनाते जाएँ। जो आप एक यूज़ केस, फुल एड्रेस यूज़ केस बनाएँगे, उसकी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाएँ। ये नहीं कि फुल एड्रेस यूज़ केस खत्म होगा, तो फिर आप सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम पैरेलली सो थोड़ा-सा सोच और अपना विज़न आप बढ़ाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड किया जाता है एग्जीक्यूशन पे। अगर आपको याद हो कि लेक्चर में एक स्लाइड थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस क्या होंगे, और वो एक डायग्राम होगी चीज़ को ना याद करने के। मैं एक टेक्निक बताता हूँ। ये बेसिकली जब HCI में जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दिस इज़ माई मतलब एक्सपर्ट इंटरेक्शन, मेरा रिसर्च एरिया भी है। और लेट्स से आप जब चीज़ों को ये विजुलाइज करके जब आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या कोई स्लाइड्स देख रहे हैं, तो कैसे आपने इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करना है। तो 2 टेक्निक है, मैं आज शेयर करता हूँ और मैं याद करूँगा ये लेक्चर ये दिन। तो 2 टेक्निक्स हैं, या तो आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट से मेमोराइज करते हैं, स्टोरेज करवा रहे होते हैं, या आप ऑब्जेक्ट से उसको स्टोर करा रहे होते हैं। तो हमेशा जो बेस्ट टेक्निक है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट्स के साथ आप दिमाग में, मेमोरी में स्टोर कराएं। किसी चीज़ के साथ टैग कर दें, उस टॉपिक को उस दिन के वाक़ये के साथ जोड़ दें। अब अगर वो कोई वाक़या याद आ जाए तो वो टॉपिक भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो जो टॉपिक सर टीचर पढ़ा रहा है या जो भी पढ़ा रही है, उस टीचर उस टॉपिक से क्या एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल नोट कर लें या टैग कर लें। टैग नोट तो सब कर रहे होते हैं, टैगिंग तो वो दिमाग में जब टैग कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, ये क्या सर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके कॉन्टेंट्स में अली या कोई भी नाम, ABC, बहुत सारे नाम है। तो जब सेम नाम रखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। आप उसको टैगिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऑब्जेक्ट होता है फिजिकल चीज़, कोई नाउन याद आए, ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है ना, वो कोई नेम हो जाए, प्लेस हो जाए, थिंग हो जाए, कोई एक्टिविटी उसके साथ टैग कर, जब जो ही इसका नाम आप अली के साथ वो टैगिंग करेंगे, आपको याद आएगा बाय लुकिंग एट दैट द नेम व्हेन दैट पर्सन इज बीन कॉलिंग टू यू। तो आप कहेंगे एक बाय लुकिंग एट द नेम, ओ अच्छा ये है, तो आपको सारी उसकी ट्रेड याद आ जाए। तो यही होता है अच्छे जो लोग मेमोराइज करते हैं। मतलब आप समझे 96-7% लोगों को टेक्निक पता ही नहीं, एक दुक्का को शायद पता हो बट वो ना चाहते हुए उनको पता हो। तो ये एक टेक्निक है जो टैगिंग की होती है, ऑब्जेक्ट्स के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना। और फिर जब आप रिट्रीव करते हैं, जब याद दहानी या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें या तो टेक्निक है रिकॉल या है एक टेक्निक रिकग्निशन। तो आप रिकॉल तो ज़रा मुश्किल हो जाता है रिप्रोड्यूस करना एक्चुअली। रिकग्निशन होती है ना, पैटर्न मैचिंग, इमेज प्रोसेसिंग या पैटर्न रिकग्निशन। तो वो इंसान जब इस तरह देखता है कि यार ये बंदा कहीं देखा है, ये आवाज़ कहीं सुनी है, ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, ये कल पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कैसे। जब रिकग्निशन इस तरह चलेंगे ना जिस तो आप जल्दी रिट्रीव कर लेंगे इन्फॉर्मेशन। सो बात ये है कि मैं जो बताना चाह रहा था, इसलिए इससे रिलेट कर रहा था, प्लानिंग बहुत अच्छी है बट एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो स्लाइड आपको अगर मेमोराइज करेंगे, वो स्लाइड में कुछ डायग्राम्स थी, वो पहाड़ियाँ नुमा, आपको अगर आपको डायग्राम याद आ रही हो, और आप तमाम लोग मेरे समेत, अभी मैं भी उस डायग्राम को विजुलाइज कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग दैट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कि आप भी फील करें कि वो एक्स एक्सिस पे टाइम लाइन चल रही है, टाइम का हमारा, वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी है जो भी आप प्रोजेक्ट में टास्क कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट के जो प्रोसेस होते हैं उसमें पहली जो फेज़ होती है प्रोजेक्ट इनिशिएशन है। फिर प्रोजेक्ट की जो सेकंड एक सब प्रोसेस होता है, मैं नॉलेज एरिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल प्रोजेक्ट में। फिर होता है प्लानिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स हर नॉलेज एरिया के हवाले से। फिर आता है एग्जीक्यूशन, फिर आता है कंट्रोलिंग का क्लोजर। प्लानिंग जो है, आप उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी देखें, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी वो कोई टाइम लाइन है, 1 से लेकर 10 तक अगर डेज है, तो प्लानिंग सिर्फ आप 2 दिन तक करेंगे। ये नहीं कि आप 5, 6, 8 दिन तक प्लानिंग करते रहे, फिर क्या रह गया। और जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डे से लेकर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी, एग्जीक्यूशन के जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं कि किस लेवल की आपने पेस रखनी है, कैसे वो एंड तक एग्जीक्यूशन जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट को एंड तक एग्जीक्यूट करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। फिर कंट्रोलिंग जो है वो शुरू से लेकर एंड तक कंट्रोल करेंगे। तो एग्जीक्यूशन से ज़्यादा बड़ी जो स्वेरिटी है वो कंट्रोलिंग की आती है। ठीक है, एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं मगर कंट्रोल ही कर नहीं पा रहे, तो एग्जीक्यूशन से ही बढ़ के फिर कंट्रोलिंग भी आ जाती है। एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग साइड बाय साइड चलती है।
और जो ये आपने प्लानिंग की, साथ ही एग्जीक्यूशन शुरू की, साथ ही कंट्रोलिंग नहीं होगी। कंट्रोलिंग हाँ, एग्जीक्यूशन के साथ साथ कंट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एंड द एंड जो है वो क्लोजर आ जाता है। तो कंट्रोलिंग अगर किसी के पास नहीं है, टैकलमेंट नहीं है, तो दैट इज नॉट अ गुड मैनेजर। और फॉर एग्जांपल क्लास में भी ये होता है। अगर आप जरा अब इस पॉइंट से देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको ये नहीं कहा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से, जनरल मैनेजमेंट कैसे चीज़ों को तरतीब ऑर्गेनाइज करना, एक्टिविटीज़ को क्लास के अंदर टीचर कर रहा है, स्टूडेंट अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, इवेंट्स में कर रहे हैं। तो जहाँ ये स्किल्स अप्लाई करनी है, ये जो अप्लाई करता है तो वो फिर देखे कि कैसे कर रहा है। तो आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो हेड्स आ जाते हैं या जो सीआर बन जाते हैं या कुछ ऐसे टीचर आते हैं, उनकी क्लास में कंट्रोलिंग ग्रिपिंग नहीं होती। तो वो मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है, वो उनकी टैकलमेंट से रिलेटेड इशू है कि उन पे उनको उसकी अफादियत ही नहीं पता कि जब क्लास कर, तभी शुरू में 1-2 लेक्चर जो है वो ईजी टेम्पो रखना चाहिए, क्लास के साथ ईजी गोइंग होना चाहिए, रिलैक्स माहौल, कंफर्टेबल। ये नहीं कि सिर्फ शुरू में रखे और आगे आप डंडा सिस्टम रखे और ऐसा नहीं है, तो वो साथ साथ चलता है। तो एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी एंड skills are being used in this phase. So if those persons are they have the good project management skill or management skill, so it needs a lot of, वो कहते हैं ना, time to groom that चीज़। मैं जब इस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12th ईयर स्टार्ट हो गया, 11 साल पूरे कंप्लीट हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ परमानेंट फैकल्टी। और मैंने इससे पहले 4 साल के करीब, 4 साल ही समझ लें, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये बहुत बड़ा सेटअप है, इसके अंदर फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो लाहौर की है, उसके सेटअप में भी काम किया। तो जूं हम 4 साल, तो जूं हम लेक्चरर से 2 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनाया गया, और मैंने वो भी अपनी स्किल्स को वहाँ से इम्प्रूव किया। जो मेरे से पहले सीनियर थे उनके साथ भी हम काम करते थे और देखते थे क्या कैसे कर रहे हैं, फिर अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेटजी, कोर्सेज प्लान, सारा चीज़ें जिस तरह होता है यूनिवर्सिटी में। तो वो भी मौका मिला। फिर हम जब इस यूनिवर्सिटी में आया तो डिपार्टमेंट में हेड, कोऑर्डिनेटर, इवनिंग को टैकल करना, प्रोजेक्ट्स को देखना, प्रोजेक्ट्स का हेड, फिर डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, डिसिप्लिनरी कमेटी का 7 साल मेंबर रहा, बड़ा एक्टिवली। स्टिल अभी भी काफ़ी अलुमनाई को भी हम देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, या आपकी जो ट्रेड्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, उसको ब्रोएकार कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं ब्रोएकार लाने का, उसको अमली जामा पहनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जब डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में कुछ इवेंट्स, एक्टिविटीज़ हैं, या आप अपने डिपार्टमेंट में, तो इसमें लाजमी शिरकत किया करें, उसमें एक्टिव रोल प्ले किया करें उसकी मैनेजमेंट में, या ख़ुद परफॉर्म करने के लिए डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, ऐसे राइटिंग कंपटिशन्स हैं, फेयरवेल है, फन फेयर है, एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट के लिए है, एंड सो ऑन। सो दैट्स ये इनमें आप जब इसमें मिल के कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लान करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए आप देखिए कुछ ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर तरह इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं, और उसमें डेफिनेटली, और वो फिर उसको एज अ कैरी इवेंट मैनेजमेंट, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट मेल और फीमेल लड़कियों में देखे अदर देन, तो वो डेफिनेटली इवेंट्स को भी टैकल कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के हमारे। मैं इनोवेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, बट इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स तो उसकी पूरी टीम मैनेजमेंट में, तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरी फैकल्टी वो कर रही होती है। बट उनके साथ जो है वो ऐसे में जिन्होंने जो ग्रेड भी हो गए और जिन्होंने अपनी कंपनियां बना ली, और वो एज अ कंपनी को वो टास्क दे देते हैं उसको इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, और वो उसका पूरा प्लान बजट दे के वो उसको कर रहे थे। तो जिस तरह नेक्स्ट टास्क करते जाएंगे, नेक्स्ट इवेंट करते जाएंगे, आप में मोर स्किल, मोर। इसी तरह प्रोग्रामिंग भी है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से, मेहनत से करने से आती है। तो जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन अगर अच्छी नहीं होगी, और एग्जीक्यूशन के साथ कंट्रोलिंग भी अच्छी नहीं होगी, तो कुछ भी एक्टिविटीज़ डेडलाइन मीट नहीं हो पा रही होंगी, कोई काम नहीं कर पा रहा होगा। तो यही वजह है कि स्टूडेंट्स की अगर लैकिंग फैक्टर स्किल्स है, तो सबसे ज़्यादा कसूर टीचर्स का मैं मानता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं काम कराया, क्यों पीछे नहीं पड़े।
तो स्टूडेंट्स के पीछे पड़े, जो काम नहीं करता ना करे, जो काम कर रहेगा कुछ गिरते पड़ते पढ़ते हुए काम कर लेगा, कुछ सीखेगा, कहीं से हेल्प लेगा, कोई चीटिंग माफिया ग्रुप हो जाता है, कुछ कहते हैं हमने नहीं करना, तो करते पढ़ते करते करते ये इम्प्रूव होंगे। तो बस टीचर यही बहाना करते हैं इनका लेवल ही नहीं है। मैंने तो सुना है, मैं तो बड़े अरसे से फाइट करता हूँ, और सीनियर लेवल पे जब वही टीचर्स कुछ कोर्स पढ़ाते हैं या कुछ और भी पढ़ाते हैं, तो वो वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स करवाते हैं कोर्स बेस, तो वो नीचे नहीं कराते, क्योंकि नीचे ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है। तो जो जूनियर्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेन ग्रूम खास तौर पे करना पड़ता है, और फिर काफ़ी सारे उनको प्रोजेक्ट्स में जान मारनी पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग अगर फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम उनमें तो प्रोजेक्ट्स होंगे। तो देखिए आपने कितने प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़े, और आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा, आपने विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ा, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डीबीएमएस, डेफिनेटली वो प्रोग्रामिंग का तो नहीं है, बट ये कि मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस से डीबी से रिलेटेड है, फिर एडवांस डीबीज, फिर क्या अब आगे जाके फिर वेब पढ़ेंगे, 6th में अभी पढ़ रहे होंगे, तो क्या प्रोजेक्ट्स किए, क्या करवाए, किसने कराए, और जो कोर्सेज है, सिर्फ ये नहीं कि प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और भी कोर्सेज में प्रैक्टिकल काम होने चाहिए, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के नहीं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटा कॉम है, डीएलडी एंड सो ऑन, टीचर करा सकते हैं, अदर देन कोई इंग्लिश में या उर्दू में है या इस तरह की चीज़ है, बट उसमें वो अपने रिलेटेड अपनी एक्टिविटी या टास्क दे सकते हैं, तो होने चाहिए। तो अगर आप खुद नहीं करना चाहेंगे, स्टूडेंट्स भी विलिंग नहीं, टीचर तो मतलब टीचर करवाना, जिसने करवाना है काम, उसने करवाना है काम, चाहे स्टूडेंट करे ना करे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्लान को एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं करेंगे और एग्जीक्यूशन नहीं होगी, तो वो जो भी आर्टिफैक्ट है, डेडलाइन है, जो भी प्रोडक्ट की जो डेडलाइन है, वो नहीं इफेक्ट होगी। अब ये पूरी ये लैला मजनू की कहानी टाइप लिखी हुई है, मगर अब पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर मैं इसका समरी आप बता देता हूँ ये हुआ क्या। तो कुछ प्रोजेक्ट असाइन हुआ टीम को, और हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद मैनेजर ज़ाहिर बात है अपनी टीम को जानता है कि मुझे टीम क्या लोकेट हुई है या मैंने क्या टीम चूज़ की है। ऐसा भी होता है कि टीम तो खुद चूज़ की है तब तो पता है। फॉर एग्जांपल उसको कोई टीम टॉप लेवल से दी कि भाई यार ये टास्क है, ये तुम्हें बंदे हम दे रहे हैं, कर क्या करे। तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप आर्म फोर्सेस या कुछ इस तरह की डिफेंस रिलेटेड मूवीज़ या इस तरह चीज़ें देखते हैं आप, तो उसमें फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट आता है कि यार ये तुम्हें दे रहा हूँ, ये बंदे अपने रखो, या बाज में कहते हैं ये तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, तुम अपनी टीम को चूज करते हैं, डिपेंड्स पर। हुआ ये कि एक प्रोजेक्ट हुआ, और उसमें जनाब पता ही नहीं चला कि मैनेजर को मेरी टीम क्या है, और जो मीटिंग की डेडलाइन थी वो मीटिंग भी प्रॉपरली टाइम से नहीं हो सकी, और किसी वजह से पहली मीटिंग वो रीस्केड्यूल होगी, और जब दूसरी कोई मीटिंग आनी थी, जब टीम से सिर्फ मुलाकात होनी थी, तो वो भी डेडलाइन मीट नहीं हुई। मींस के अपनी टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर तकरीबन 6 महीने तक मिल ही नहीं पाया। तो अब देखें, और इतने अरसे तक वो टीम मैनेजर जो है वो, और 2 महीने तक जो है वो हाफ ऑफ द टीम मेंबर से मिल चुका। तो अब इट मींस के टीम मेंबर फिर ये कहते हैं कि यार अगर ये मैनेजर हमारा है, 2-2.5 महीने अगर गुजर गए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारी हाफ ऑफ द टीम मेंबर से मिला है, तो अगर ये सीरियस नहीं है तो हम क्यों सीरियस हो। इसीलिए स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार ये टीचर ही सीरियस नहीं है, ये टीचर ही इतना पैशनेट नहीं है सब्जेक्ट के लिए और हमारे लिए, तो हम क्यों जान मारे। तो जहाँ पर आपको पैशनेट या जान मारते हुए कुछ नज़र आएंगे आपको इंडस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे टीचर, तो डेफिनेटली वो लाइकिंग फैक्टर में भी स्टूडेंट्स में आते हैं, अप्रिशिएटेबल भी हैं, उनकी रेपो भी बनती है, वो स्टूडेंट्स में फेवरेट भी होते हैं। ऐसे फेवरेट नहीं है कि आप कोई चुटकुले उनको सुनाते रहें तो सारी दुनिया उनके गुनी गाते रहे, ठीक है। अगर आपके ग्रेजुएट, या ज़ाहिर बात है 2002 में इस यूनिवर्सिटी का इजरा हुआ, 2002 के एंड में, और 3 में हमारा डिपार्टमेंट ये काम एक्टिवली करना शुरू हुआ, तो 17 साल हो गए। तो 17 साल से माशाल्लाह हमारे कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर फ्रॉम द डे 1 भी हैं। डॉक्टर अब्दुल भी हमारे डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजन है, और फिर कुछ और आस्ता आस्ता फैकल्टी मेंबर आना शुरू हुए, और कुछ लोग छोड़ गए थे जो काफ़ी पहले, मेरे से पहले काफ़ी लोग या उससे पहले काफ़ी लोग
12-15 साल से वक्त के साथ साथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई बाहर पीएचडी के लिए चला गया, कहीं पे थे वो छोड़ के, तो वक्त के साथ ऐसा होता है। ऐसा स्टूडेंट भी फिर ये करते हैं कि यार अगर वो अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं करे तो हम क्यों करें। तो ऐसा मैं आपको ये सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि आप भाई खुद भी स्टडी करना होता। हम लोग अपने दौर में खुद भी करते थे। आप लोग अगर आपको हर एक चीज़ का नवाला बना के खिला दिया जाए कि यार ये करो ये करो, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ा सा खुद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, खुद एफर्ट भी करनी पड़ती है। अगर टीचर जान नहीं मारा, थोड़ी सी खुद जान मार लो, खुद शर्म खा लो। अगर हमें शर्म नहीं आ रही, देखिए मैं अगर मैं अपनी मिसाल, अगर मुझे कोई किसी मैं इस चीज़ पे नहीं आ रही कि काम नहीं करा रहा, मैं लेक्चर टाइम पे नहीं दे रहा, मैं इनको अपलोड या गाइड ही नहीं करता, मैं इनके लिए कोई वरी नहीं होता, तो स्टूडेंट कहते हैं यार ये पूछता नहीं है, ठीक है यार, जब टीचर को परवाह नहीं है। ऐसे हैं बिल्कुल टीचर्स, और हैं और करते हैं। तो उनका भी एक सिस्टम चल रहा है, आपका भी सिस्टम चल रहा है। आप भी कहते हैं ठीक है यार, 6 अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 3 टीचर चिल मोड में, 2 टीचर हैं, एक तो बहुत रगड़े मोड में, एक ठीक है अच्छे में, तो 3 तो चिल दे रहे हैं ना। चलो लोग कहते हैं यार 3 चिल है, 2 टफ कोर्स चल रहे हैं, चलो यार गुजारा बैलेंस होके चल रहा है। अब 5 के 5 ही टफ हो जाए तो फिर आप समझ लें आपका क्या हाल होगा। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म में अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर तो आपको उसके मेरिट्स और उसका फिर ख्याल करना पड़ता है। हाँ, पेंडेमिक में सिचुएशन डिफरेंट है, दोनों साइडों पे फिर प्रॉब्लम है। और इस सिनेरियो में भी, और मैं वैसे अपने सीआर से भी डिस्कस कर रहा हूँ कि लेक्चर पढ़ाना कोई मसला नहीं, मैं पूरे पूरे दिन लेक्चर और गाइडेंस और डिस्कशन आपके साथ और आपके टॉपिक से कर सकता हूँ। बट इसमें जो और एक्टिविटीज़ है ना कि एलएमएस पे पोस्ट करो, और देखिए मैं करता भी हूँ, आपको ग्रुप्स पे भी आता रहोगा, शायद ही कोई इतना मैं यहाँ से वो टीचर करता होगा, क्लास का नोटिफिकेशन ग्रुप्स पे, एलएमएस पे, फिर लेक्चर डाउनलोड हो जाए, फिर वो पोस्ट, फिर क्यूरी, सब चीज़ें करके, तो ताकि, और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं, मेरे आप 6 सेमेस्टर में बी सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ HCI, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं। मैं 5th बी को ऊज पढ़ा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अगर कोई 5th बी में अगर है या 7th बी में कोई दोस्त यार है, उनसे पूछे कि मेरे लेक्चर, मेरे कोर्सेज क्या चल रहे हैं। आई हैव द रिकॉर्ड्स इन माय व्हाट्सएप ग्रुप अकॉर्डिंग, जब मैं क्यूरी और रिस्पॉन्स कर रहा हूँ तो मेरे लेक्चर है अपलोडेड है, बिग ब्लू पे है, गूगल ड्राइव पे, एनीवन कैन लिसन माय लेक्चर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई एम नॉट ashamed ऑफ माई सेल्फ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द मेरिट है, ऑन द टॉपिक है, ऑन द एक्सप्लेनेशन है। तो वो कोई भी लेक्चर सुन, ये नहीं है कि लेक्चर स्लाइड किया, 10-15 मिनट पढ़ाया, बंद कर दिया, लेक्चर अपलोड ही नहीं किया, यूआरएल ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वन शुड बी डेडिकेटेड, वन शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स देयर प्रोफेशनलिज्म और टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए स्किल्स, ये हमने पढ़ ली है, जनरल मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल स्किल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल काम जो अच्छा, जो सीआर है ना, ये भी पॉलिटिकली बात को चलते हैं, टीचर्स को भी पॉलिटिकली टैकल करते हैं, क्लास को भी टैकल करते हैं। तो इनमें स्किल्स भी ये आनी भी चाहिए, वक्त के साथ सीखनी भी चाहिए कि काम को कैसे निकलवाना है, टीचरों से भी, क्लास फेलो से भी, डिपार्टमेंट से भी, हेड से भी, काम बातें कैसे मनवानी है, काम कैसे करवाना है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल ही आपने लेके चलना है, मगर आपको फिर खुद भी काम आना चाहिए और खुद भी टेंशन होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सिर्फ काम ही करते रहें और कोई एक्टिविटी ना करें तो वो तो बिल्कुल ही बंदा फिर वक्त के साथ वेला हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें लेके चलें, जब काम आपने एग्जीक्यूशन करानी है तो आपको लीडरशिप स्किल भी आनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल स्किल भी आनी चाहिए। प्रोडक्ट की स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, काम करवाना है, एग्जीक्यूशन करानी है, वो टीम आपसे और गाइडेंस मांग, वो आपको पता ही कुछ नहीं, ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, अब इसको क्या लेके चलूँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की स्किल। फिर टूल्स की और टेक्नोलॉजीज़ की भी स्किल आपको होनी चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हैं और डेवलपमेंट को भी कर रहे हैं तो आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी डेवलपमेंट स्किल या वो चीज़ अगर नहीं है तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वक्त के साथ साथ आपने तो की होती हैं, उसको वक्त के साथ डेफिनेट एग्जेक्टिव पोजीशन पर बंदा जाता है, फिर भूल जाता है, बट आइडिया और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर एग्जीक्यूशन के लिए हमने कहा था ये कुछ चीज़ें हैं, वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम क्या, मैंने उसको भी बताया था कि कौन सा बंदा, विच पर्सन इज़ बीन डूइंग विच टास्क एट व्हाट मोमेंट, और फिर उसने किस फॉर्मेट पे। तो ये वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम भी एक मेथड है, एक वे है, और उसके अंदर भी रिकॉर्ड किया जाता है कि क्वालिफाइड पीपल आर बीन डूइंग दैट टास्क एट द राइट मोमेंट। तो इसके अंदर भी डिफरेंट आप एक डायग्राम या एक चार्ट बेस एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं, या आप उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MS प्रोजेक्ट है उसके अंदर से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि इसको कहते हैं कि रिसोर्स शीट भी बोला जाता है कि विच पर्सन इज़ बीन डूइंग विच टास्क,
या आप जब किसी को असाइन करें कि किस किस बंदे को आपने कौन सी टास्क दी हुई है, किस किस फेज़ में वो क्या काम कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। आप तो इंडिविजुअली, मगर वो एक अगर आपके पास सिस्टम है तो उसके थ्रू आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो कहते हैं यही है कि टू प्रोवाइड और टू डिलीवर द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट मोमेंट और टूवर्ड्स द राइट कम्युनिटी और राइट पर्सन। मैंने अगर इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, प्रोवाइड करना है या आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं उसी जो लम्हे मैंने डिफ़ाइन किए हुए, जो मोमेंट डिफ़ाइन किए, जो डेडलाइन डिफ़ाइन की है, जिस वे से मुझे चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट वे में मुझे चाहिए, तो मुझे उसी में ही वो चाहिए। ये नहीं है कि आपके अपनी कल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट के लोगों का पता होना चाहिए, कौन सा बंदा किस वक्त कहाँ क्या काम कर रहा है, किस वे में उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, किया डेडलाइन मीट की नहीं। स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स, अगर आपको याद हो कि हमने एक बिल्कुल याद होगा, जब मैं कहता हूँ अगर आपको याद हो, तो आप कुछ लोग फिर इसको मेमोराइज या याद करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये उस जगह पढ़ा था। शुरू शुरू में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मैनेजमेंट रिव्यूज, फेज एग्जिट और किल पॉइंट्स। उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई थी। देखिए, एक एक स्लाइड विभाग का 10 से 15 मिनट मैं डिस्कस करता हूँ, स्लाइड नहीं पढ़ता, उसकी एग्जाम्पल। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट फेज और एट द क्लोजर ऑफ द फेज, you have to analyze your overall project progress, you have to analyze your team performance। तो आप ओवरऑल एक स्टेटस रिव्यू मीटिंग, यानी एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं अपनी टीम के साथ और प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस और टीम की परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और जो इश्यूज़ है उसको टैकल कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें कर रहे होते हैं। तो हमें रेगुलरली ये मीटिंग करनी चाहिए। जिस तरह डिपार्टमेंट में HOD हैं और 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर है, पे पेपर आते हैं, तो 4 मंथ में एटलीस्ट 2-3 मीटिंग्स होनी चाहिए पूरे डिपार्टमेंट की, जिसमें सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। छोटी मोटी विद इन द डिपार्टमेंट मीटिंग्स चलती रहती हैं। मीटिंग्स गपशप की बात नहीं कर रहा, मीटिंग्स एक्चुअली जो किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे, किसी एजेंडा पे का किसी को टास्क दिया है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो इस टाइम जो है नासिर साहब हैं, और जो 8 सेमेस्टर की जो प्रोजेक्ट्स को डील करी है वो हमारे डिपार्टमेंट में इस्फाखरा है। लेट्स से तो MSc के डॉक्टर काशिफ MSc के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स अगर कोऑर्डिनेटर से कोई एग्जेक्टिव लेवल में मीटिंग करनी है छोटी ने, तो वो उनसे भी करेंगे मीटिंग। अगर इन 3 टीचरों ने डिफरेंट सुपरवाइजर से कोई ब्रीफिंग करनी है, तो वो इनसे मीटिंग करेंगे। तो इन पेंडेमिक के दौर में वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन। अगर कोई गाइडेंस देनी है तो वन कैन कम अप द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम सेशन, और जितने लोग हैं उसमें कनेक्ट करके डिस्कशन और मीटिंग कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि भाई कैसे है और क्या क्या चीज़ें। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निक्स और एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो भी काम है उसकी अपडेशन है, और जो कंप्लीशन है कि कितने % काम कंप्लीट हो गया, कौन कौन सी टास्क कंप्लीट होगी, उसका आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, लाइक फॉर एग्जांपल MS प्रोजेक्ट, उधर आप उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि ये डेडलाइन एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, या उसका स्टेटस शो कर सकते हैं, और जो जो काम एक्टिविटी कितने % कंप्लीट है उसका स्टेटस बार शो कर सकते हैं, सो दैट एवरीवन कैन नो कि कितना काम हो गया, क्या क्या एक्टिविटी होगी, क्या क्या चीज़ें। और किसी ने क्वेश्चन किया था और मुझे क्वेश्चन भी याद है, एक फीमेल साइड से था। लड़के मेरे ख्याल से सवाए जाहिद के कोई क्वेश्चन नहीं करता, और जाहिद का अक्सर क्वेश्चन होता है सर वो नमाज मेरी रह जाती है। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, जिस तरह अभी डेट हो गया तो नमाज आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर को ब्रेक करना, फिर वो लेक्चर डिसकंटिन्यू हो जाता है लेक्चर, आप नमाज़ पढ़ने, आपकी कोई नमाज में किसी को कोई रोक टोक नहीं है, आप नमाज़ पढ़ के दोबारा लेक्चर सुन लें, और बाद में जहाँ से आपने डिसकंटिन्यू किया था वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, उसको दोबारा आप सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जी माशाल्लाह, अच्छा असर पड़ रहा है, और 33 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम वाचिंग दिस लिस्ट, तो ये सारी अब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ठीक है। ये सब के नाम चल रहे हैं, मैं आसाता चला रहा हूँ, और ये सारों के नाम एक सीक्वेंस वाइज है, और वो मेरे पास आखिर में वकार का नाम आ रहा है, ठीक है। W स्टैंड फॉर वकार। तो CR साहब हमारे आखिर में मौजूद है माशाल्लाह। 33 स्टूडेंट्स बीन लिसनिंग एंड व्यूइंग दिस लेक्चर, अप्रिशिएटेड। ओके, तो क्वेश्चन क्या था और इससे क्या जुड़ा हुआ है,
एक फीमेल स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या है? अर्न वैल्यू मैनेजमेंट मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंट नॉलेज एरिया से कुछ डाटा लिया जाता है और एक फार्मूला में वो कंप्यूटेशन की जाती है और वो बताता है कि प्रोजेक्ट कितने % काम कंप्लीट हो चुका है। और तो वो फॉर एग्जांपल अर्न वैल्यू मैनेजमेंट था। तो इसमें जब हम ये मीटिंग्स कर रहे होते हैं स्टेटस रिव्यू में, किसी वक्त भी करंट प्रोजेक्ट की हमने एक स्टेटस देखना है तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी प्रोजेक्ट की हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड करता है या हाउ मच work has been completed in this project, so we apply earn value management technique। earn value management के अंदर एक फार्मूला है और उसके अंदर स्कोप, टाइम और कॉस्ट तीनों से कुछ डाटा लिया जाता है। और तीनों से डाटा, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है, ये जब आप स्कोप, टाइम और ये कॉस्ट की चीज़ें पढ़ लेंगे फिर वहाँ पर आगे जाके वो एक फार्मूला और वो चीज़ें आएंगी। अभी आप अपने स्कोप ही नहीं पढ़ा, अभी तो आप इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पढ़े हैं। जब ये लेक्चर ख़त्म होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो उसमें हम स्कोप मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, सो तब आपको काफ़ी आइडिया होगा उसमें क्या क्या है। तो वो एनुअल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और करंट स्टेटस भी शो कर रहा होता है। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, बस हम लास्ट सेक्शन में आ रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल की जो PMBO के जो बॉडी ऑफ नॉलेज बुक है और जो आपके CR है, इन्होंने ये PMBO के, मैंने उनके साथ भी ईमेल्स में शेयर की थी लेक्चर्स के साथ साथ। तो PMBO के की बुक भी जो है वो ग्रुप पे दोबारा भी शेयर कर दी जाए, वो पढ़ा करें, उससे भी नोट्स, उससे भी काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन जो टीचर एक्सप्रेस कर एक्सप्लेनेशन वो वहाँ से भी आपको मिलेगी। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, ये इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का थर्ड प्रोसेस हम देख रहे हैं, इसको डेप्थ में देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, ये चेंज को आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफाइंग, एवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज थ्रूआउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कॉल्ड एज ओवरऑल चेंज कंट्रोल प्रोसेस। तो हमने आइडेंटिफाई करनी है चेंज, फिर उसको एवेल्युएट करना है, मींस एनालाइज करके उसको जांच पड़ताल करने के बाद जो भी आपका मैकेनिज्म है उसको, और उसको फिर मैनेज करना है, टैकल करना है। मैनेज का मतलब उसको टैकल करना है, या तो वो एक्सेप्ट होगी चेंज या रिजेक्ट होगी, उससे जो जो चीज़ें जुड़ी हैं वो चीज़ें मैनेज करनी। अब इसके अंदर चेंज कंट्रोल के अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट क्रिएट चेंजेस एंड एंश्योर्स दे आर बेनिफिशियल। चले चेंज तो हुई, तो ये भी चीज़ देखनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हुई। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ जनरल लाइफ से, फिर मैं इस पॉइंट पे आऊँगा ताकि आपको रिलेट करना आसानी हो। कहते हैं कि बीमारी तो है मगर बीमारी की जड़ आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, उस तक पहुंचना है और उसको रेडिकेट करनी है। या प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम की जड़ जब तक नहीं खत्म करेंगे प्रॉब्लम तो फिर भी अगर होती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके घर में ये पेंट उतर जाता है, बाजू का कोई और प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है, तो अगर वहाँ पर जिस तरह आप कहते हैं कि सेम उतर आई है, तो सेम का जब तक खा लेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम आती रहेगी वक्त के साथ साथ। और अगर बारिशें हो रही हैं और पानी अगर जा रहा है तो डेफिनेटली वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो इसी तरह जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका आपने टैकल करना है, उसकी जड़ को ख़त्म करना है। तो जो भी चेंज है वो किस वजह से आई, वो क्यों आई, वो क्या वजूहात हैं, या क्या उसके फैक्टर्स को तलाश करना है जिसकी वजह से ये एक चेंज रिक्वेस्ट हो रही है। और वो देखना है कि अगर वो चेंज जो है वो बेनिफिशियल होगी और उसके से पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, या उसका जो अगर होनी चाहिए तो वो ठीक है, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो वो डेफिनेटली आगे जाके उसको रिजेक्ट कर देगा। डिटरमाइन दैट अ चेंज हैज अकर्ड, अगर आपने, अभी हम आगे जाके भी देखेंगे, इसका प्रोसेस भी देखेंगे, जब चेंज अगर आपने देख लिया बेनिफिशियल है और इसका असर भी अच्छा होगा ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन द टीम, सो आप उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं और इकरार करते हैं एज अ कि यस चेंज हैज़ अकर्ड हो चुका है, और नोटिफाई जब किया जाता है तो वो पता लग जाता है। और एक्चुअल चेंजेस व्हेन दे एज दे अकर, मैनेज एक्चुअल चेंजेस। और जब कहते हैं छोटी मोटी चल जाता काम, ठीक है, अपडेशन या छोटी मोटी चीज़ों का, मगर जो ऐसे जिसकी सेंसिटिविटी या जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो, जिसका असरअंदाज बहुत ज़्यादा हो, भी आप थोड़े से एग्जांपल मैं जब आगे शेयर करूँगा फिर आपको ये पॉइंट ज़्यादा और क्लियर होगा कि फिर होना चाहिए कि अपडेट होनी चाहिए और
चेंज को अकोमोडेट कर देना चाहिए जब भी मेजर चेंजेस हो और उसको सब करने के बाद। अब ये एक चेंज कंट्रोल का प्रोसेस है ओवरऑल कि ये कैसे ओवरऑल एक्टिविटी चलती है। अब देखिए आपके पास आपको अगर याद हो कि इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का जो प्रोसेस की जो डायग्राम थी उसमें आपके पास 3 एज अ इनपुट चीज़ें आती थी। एक प्रोजेक्ट प्लान था, फिर दूसरा आपके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं जो आप स्टेटस रिव्यू मीटिंग जब कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यानी टीम मेंबर्स की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस टिल दैट डेट, वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती है और फिर कुछ सजेशंस भी आपके पास आ रही होती है। ठीक है, तो ये देखें बेस लाइन है आपके पास। बेस लाइन का मतलब है प्रोजेक्ट का प्लान, आपके पास एक इंट्रो, एक खाका, एक स्केच पड़ा हुआ है। जिस तरह टीचर कोर्स आउटलाइन देता है ना, कोर्स पढ़ाने के लिए कोर्स आउटलाइन देता है हर वीक वाइज, टॉपिक वाइज, ये उसी तरह ही चीज़ है कि प्रोजेक्ट प्लान भी है कि कब कौन कब कैसे करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब कोर्स तो टीचर ही पढ़ा रहा है, उसमें तो एक ही बंदा है और आप दूसरी साइड पे, मगर टीम में मोर देन वन, जारी बात है टीम तभी बनती है जब एक से ज़्यादा लोग, अकेला तो टीम नहीं होता, वो सिंगली वर्किंग कर रहा है। तो टीम में एक से ज़्यादा ही लोग होते हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं और ऊपर फिर लीडर और मैनेजर सारी चीज़ें उनमें वो भी शामिल हो रहे होते हैं, और उसमें फिर स्पॉन्सर और आपके क्लाइंट्स भी होते हैं। वो तो आप डेफिनेटली उनको एक्टिविटी नहीं देते, मगर आप प्लान के अंदर या अपने चार्ट के अंदर वो भी शो करते हैं कि हमारी स्पॉन्सर से मीटिंग है, क्लाइंट के साथ हमने इवैल्यूएशन करनी है। जारी बात है वो हवा में तो नहीं होगी, वो भी तो चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट लेनी है तो क्या सिंपल सीधा SRS बना लेंगे, क्लाइंट से इनिशियल मीटिंग नहीं करेंगे? आप ऑब्जर्वेशन जो रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग जो हमने टेक्निक्स पढ़ी वो कहाँ अप्लाई करेंगे? देखें ना, अप्लाई फिर इसी तरह प्रैक्टिकली करना होता है। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन थी, यानी रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करना। तो रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग की कितनी सारी टेक्निक पड़ी थी, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट मैनुअल, प्रोटोटाइपिंग, जैड, फोकस ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कितनी टेक्निक्स लगा के आप रिक्वायरमेंट हासिल कर रहे होते हैं। तो क्या एक ही दिन में सारी रिक्वायरमेंट हासिल कर लेंगे? उसको फिर वेरिफिकेशन है। तो ये बात देखें, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में, सब चीज़ें एक्टिविटी आ जाती है कि कब करना है, कैसे करना है, फिर सेकंड सेशन क्या करना है, फिर रिक्वायरमेंट्स को वेरिफिकेशन कैसे करनी है। याद नहीं है रिक्वायरमेंट लिस्टिंग में सेकंड से रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वेरिफिकेशन से पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है, फिर रिक्वायरमेंट्स को 2 चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी देनी है, फिर रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि कौन कौन सी हमें जो रिक्वायरमेंट्स या डाटा या चीज़ें को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है, कौन सी ऐसी है जो अनएम्बिगुअस है, सॉरी एम्बिगुअस है, एम्बिगुइटी मीन कि डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, वो मार्क करनी है, फिर उनको दोबारा पूछना है। सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी वर्क टास्क यू हैव टू डू। ये नहीं है कि जुम्मे जुम्मा 2 दिन लगेंगे, 2 हफ्ते में SRS बना लेंगे, फिर आप सिर्फ डिज़ाइन कर लेंगे। सो मेनी सब हिडन एक्टिविटीज यू हैव टू डू। तो प्रोजेक्ट में अगर फेजेस में काम करें तो हर फेज के अंदर पता नहीं कितनी कितनी एक्टिविटीज, वो आपका कौन सा टीम मेंबर कर रहा है, फिर क्या एक्टिविटी कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसलाइन प्लान को आप कंटिन्यू करते हैं और आप साथ साथ जब बेसलाइन प्लान को चला रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, साथ साथ आप रिव्यू मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं। जो आप रिव्यू मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो आपके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आ रही है, आपके पास सारी कुछ चेंज की रिक्वेस्ट भी आ रही है। जब चेंज की रिक्वेस्ट आ रही होती है, देखें चेंज की रिक्वेस्ट हम टॉप टू बॉटम देखें जिस डायग्राम में चल रहे हैं, रिव्यू मीटिंग्स आ रही हैं, तो चेंज की जब रिक्वेस्ट आई तो चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास गई। चेंज कंट्रोल बोर्ड सिस्टम ने अगर बना हुआ है तो चेंज कंट्रोल बोर्ड लोगों के पास चलेगी, उसने अगर एक्सेप्ट कर ली, रिजेक्ट कर ली तो फिर तो ख़त्म हो गया, फिर तो किस्सा ही ख़त्म हो गया ना। जब अगर एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें क्या होती हैं? आपने उस जो भी जिस चीज़ पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी स्ट्रैटेजी पे, कोई इम्प्लीमेंटेशन की टेक्निक या कोई डिज़ाइन की कोई चीज़, उस पे किसी भी कोई चीज़ पे आप कोई चेंज की रिक्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि आपने बस कीड़े ही निकालने उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस बात पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो क्लास पूरी एक तरफ होती है और वो कहते हैं कि जी नहीं हमने नहीं करना। जब उनसे रीज़न पूछा जाए तो कहे नहीं बस आपने इस तरह किया, मैं तो बस मेरी जिद है, मैं ऐसे नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ जस्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग ना भी जस्टिफिकेशन, यू मस्ट हैव सॉलिड जस्टिफिकेशन जिस पे आप कोई डिस्कस तो कर सके। कोई कहते हैं ग्रुप डिस्कशन या डिस्कशन हेल्दी होनी चाहिए, वो अच्छी है। डिस्कशन या आर्ग्यू या पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी बात है, बट ये नहीं होना चाहिए सबने कहा हाँ मैं तो कहूँगा ना, सबने कहा ना मैं तो कहूँगा हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन, कहते हैं दलील होनी चाहिए आपके पास। वो गलत भी हो सकती है बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो है।
तो जब चेंज अकर हो जाती है तो उसके 3 इफेक्ट्स होते हैं। या तो आप उसको फिर करेक्टिव एक्शन करेंगे, और फिर लेसन लर्न आपने क्या किया उस डॉक्यूमेंट, उस स्ट्रैटेजी पे, वो भी आपने नोट करना है कि नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ को ऐसे करना और ये चीज़ ऐसे लेके चलनी है, और वो आप लिखते हैं लेसन लर्न के अंदर। एक तो पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल लेसन लर्न लिखा रहता है, मगर जो आप वो स्ट्रैटेजी या उस चीज़ में आप कर रहे थे वो भी आप नोट करते। और प्रोजेक्ट प्लान अपडेट होता है जब चेंज, जब एक्सेप्ट होगी उस चेंज को आपने नोटिफाई करना है, टैकल करना है, तो वो देखे प्रोजेक्ट प्लान अपडेट होगा, और वो देखिए एरो जा रहा है सीधा ऊपर। प्रोजेक्ट प्लान बेस लाइन में जब अपडेट होगा वो दोबारा चलेगा, और आपको लेफ्ट साइड पे देखें जो भी प्लान आप चला रहे होते हैं, साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं वो आप मीटिंग्स के अंदर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। और जो चेंज रिक्वेस्ट आ रही है, वो जो चेंज की आपको रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी चीज़ें चलें। तो ये एक पूरा एक डायग्राम है, इसको डायग्राम के साथ आप उसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और मैंने सिर्फ डायग्राम नहीं छापी, एक्सप्लेनेशन तो लोग सिर्फ डायग्राम छाप देते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल ये चेंज कंट्रोल के बारे में बात हो रही है। 2 तरह की स्ट्रेटजीज हैं, एक फॉर्मर व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है। है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए, चेंज को टैकल करने के लिए मॉडर्न व्यू वो ख़त्म है। फॉर्मर व्यू क्या कहता है, चेंज को जब आप कंट्रोल करते हैं या आप अपनी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट चेंज को टैकल करने के लिए लगाते हैं, वो 2 तरह की स्ट्रेटजी है। फॉर्मर व्यू क्या कहता है, मॉडर्न व्यू क्या कहता है, वो देखते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने पहले वैसे ही शेयर किया कि मॉडर्न व्यू इज़ द बेस्ट वन। तो फॉर्मर व्यू कहता है कि प्रोजेक्ट टीम शुड टू डू एग्जैक्टली व्हाट वाज प्लान ऑन टाइम एंड विद इन द बजट। फॉर्मल स्ट्रेटजी ये कहती है कि जो जिस तरह कहा गया उसी तरह ही करना है, उसी टाइम पे ऐसा करना है। तो उसमें हमेशा अक्सर जो स्टेक होल्डर होते हैं वो इतना होता है कि ये नहीं सर ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लें, नहीं सर हम अब इस वक्त नहीं करेंगे, ऐसे देंगे, इस तरह। तो जो अच्छा एक व्यू है वो मिल के टीम मेंबर के साथ आप उसको एक लेके चल रहे होते हैं, बैलेंस करके लेके चल रहे होते हैं। विच वन इज बेस्ट स्ट्रेटजी के कॉन्स्टेंट निगोशिएशन के अमल के आप अपने टीम मेंबर के साथ भी, स्पॉन्सर्स के साथ भी और क्लाइंट्स के साथ भी। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है टास्क को टैकल करने के लिए, वो मॉडर्न स्ट्रेटजी है, वो यही है। तो बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है, जो अच्छे टीचर हैं, देखिए ये चीज़ें मैं भी साथ साथ करता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ी, हमने की, हमने फॉलो की, हमें ये ज़ुबानी सारी चीज़ें होती है, हम इसको स्किल को भी करते हैं। कभी मैं आपकी बात मान लेता हूँ क्लास में लेक्चर के हवाले से, या आज नहीं पढ़ाने का मूड है सर, ओके अच्छा, हर वक्त आपकी एक्सक्यूज नहीं सुन ली, कभी अपनी भी सुन ली दिल की, कभी आपकी सुन ली, कभी डेडलाइन फॉलो करा ली, कभी उस पर रिलैक्सेशन दे दी, कभी चिल मोड में रहे, कभी कहा नहीं आज शाम तक करें। तो फॉर्मल कभी अपनी बात मनवाएं, कभी आप दूसरी अपनी टीम में, तो मिल के चले। तो जो अच्छा मैनेजर होता है वो हमेशा निगोशिएशन के अमल से, जब वो मैनेजमेंट चीज़ों को टैकल कर रहा है या मैनेज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, तो वो निगोशिएट करके कर रहा होता है। निगोशिएशन इट्स बोथ वे प्रोसेस, ये नहीं है कि सिर्फ आपने इतनी सुने, दोनों के साथ। तो अच्छा जो है चेंजेस को अगर आपने टैकल करना है, तो वो आप टीम मेंबर के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं पहले से कि यार ये ऐसे है, अगर ये ऐसे हो जाए, इस तरह उसने रिक्वेस्ट की टीम मेंबर ने, ये चीज़ बेनिफिशियल है, इस तरह ऐसा करना है, तो वो मिल के अगर टीम के साथ चले तो एक अच्छा एक आपको आउटपुट और फीडबैक दे रही होती है, रिस्पॉन्स दे रही होती है। ये मैंने बात की, चेंज कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन किया जाए कौन सा बंदा है, कौन से लोग हैं जो चेंज करना चाहेंगे, हु इज़ ऑथराइज्ड टू मेक चेंज, उसमें कौन कौन से लोग होने चाहिए। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है सिस्टम भी कहते हैं ना चेंज कंट्रोल का, सिर्फ चेंज को, जिस तरह मैं कह रहा हूँ जब ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं तो हायरिंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ की हायरिंग कैसे होगी, उसका तरीका कार क्या होगा, फायर कैसे किया जाएगा, उसके इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे, किस बेस पे लगाएंगे, जुबानी कलामी नहीं, उसकी क्या हर एक के ग्रेड के वाले से उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके इंक्रीमेंट, उसका नेक्स्ट ईयर कितना होगा, उसका लेवल कितना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट आपने बिडिंग करनी है या प्रोजेक्ट आपने एक प्लान देना है, वो क्या जैसा प्रोजेक्ट के प्रपोजल के फॉर्मेट है, विजन का फॉर्मेट है, इसी तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए जाते हैं तरीक़ेकार। इसी तरह चेंज को भी टैकल करना है। चेंज का रिक्वेस्ट का भी एक फॉर्म है, जिस तरह ऐड करने का कोर्स का ड्रॉप करने के कोर्स के फॉर्म होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में,
एक परफॉर्मर है, जिस तरह कोई रिक्वेस्ट करे, इसी तरह चेंज कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक बोर्ड, एक ऑथराइज बोर्ड बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज चेंज कंट्रोल बोर्ड, CCB। और अगर वो चेंज कंट्रोल बोर्ड वाले, सिर्फ चेंज कंट्रोल बोर्ड वाले चेंज को टैकल कर रहे हैं, अगर चेंज कंट्रोल बोर्ड नहीं है तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लोग हैं जो चेंजेस को टैकल करते हैं। मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाएगा। चेंज कंट्रोल बोर्ड को देख लेते हैं, फॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग चेंजेस ऑन द प्रोडक्ट। इनका जो मेन काम है, ये ऐसे चेंज कंट्रोल बोर्ड, इसमें ऐसे लोग होंगे जो भी डिफाइंड है आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी में या चेंज कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपने डिफाइन किया हुआ है कि उसमें ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इम्पोर्टेंट या सीनियर लेवल के लोग हैं उन पर, क्योंकि जो अगर जूनियर लेवल का भी हो उसका एक्सपीरियंस या विजन नहीं होता, ठीक है, वो स्टेज से अगर गुजर रहा है, अगर एक डेवलपर है तो वो अगर उसको भी डाला जाए तो वो उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा जितना एग्जेक्टिव लेवल पे लोगों को होगा। हाँ, जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का लीड प्रोग्रामर है उसको, या आर्किटेक्ट है, लीड आर्किटेक्ट है, जो बैकबोन होता है उसको डाले लाजमी, एक लीड आर्किटेक्ट को, और ऊपर आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव कुछ मैनेजर होते हैं। क्योंकि अभी आप एक स्लाइड देखेंगे कि टॉप एग्जीक्यूटिव हमेशा अवेलेबल नहीं होती डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वो कभी इस सेटअप में आए हुए हैं, कभी बाहर गए मीटिंग्स के, कभी क्लाइंट्स के साथ है। उसके लिए फिर डिफरेंट आपके पास भी एक स्ट्रैटेजी भी हम देखेंगे इन अपकमिंग स्लाइड। तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं और गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे चेंज को आपने रिक्वेस्ट कैसे फिर एनालाइज हम किस किस तरीके से करेंगे, और उसको अगर आपने अप्रूव करना है उसका क्या तरीकाकार है, क्या डॉक्यूमेंट है, और या उसमें किस तरह हमको अप्रूव करके नोटिफाई करना है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के। ये सारी चीज़ें उनका मैकेनिज्म उसके अंदर CCB के अंदर डिफाइंड होता है। टाइमली चेंजेस, ये जो मैं बात कर रहा था ना अभी, ये आप देख रहे हैं 48 आवर पॉलिसी आ रही है। बाज़ अगर ऐसा होता है कि जो CCB चेंज कंट्रोल बोर्ड है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर है कंपनी का और लीड आर्किटेक्ट है, तो ये बाज़ औक़ात जो लीड आर्किटेक्ट तो चले मौजूद, जो सीनियर मैनेजर है लेट से वो दूसरे एक सिटी में गया हुआ है, दूसरे आपके सेटअप को देखने के लिए गया हुआ है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करने गया, अब्रॉड को ट्रेनिंग के लिए गया, अब्रॉड कोई कंपनी को प्रेजेंट करने गया, वहाँ पर भी आपका ऑफिस है। तो अगर वो मेंबर नहीं है तो डेफिनेटली फैसला तो नहीं हो सकता। दोनों ग्रुप ऑफ ऑफिशियल जो मेंबर जब मौजूद होंगे वो डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर कोई फैसला करेंगे। उनकी मौजूदगी में फैसला तो नहीं हो सकता। फिर कंपनी ने क्या दिया होता है आपको, ये एक पॉलिसी दी होती है। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज, अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है, टाइम बेस क्विकली चेंजेस करनी है, या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो आपको मतलब आपने रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए फिर कंपनी ने एक पॉलिसी दी है। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज 48 आवर पॉलिसी। पहले मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसकी स्लाइड को पढ़ लेंगे। आपके पास स्लाइड तो सामने होगी, मगर कुछ लोग जो स्लाइड आती है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप टीचर की एक्सप्लेनेशन पे गौर करें, और फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन पे गौर करें। जब वो कहता है हाँ अब हम देखते हैं स्लाइड पे या पॉइंट पे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, तब आप तवज्जो करें। 48 आवर पॉलिसी क्या कहती है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये CCB मेंबर्स नहीं है, मैं एक पहले उर्दू में इसलिए समझाता हूँ कि डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें पहले ज़रा इसमें भी समझा दें, अब फिर हम आप उसमें अपने वे से एक्सप्रेस करें, दैट इज़ फाइन। इफ 48 policy के if your CCB officials are not present or not available at that moment, तो आपके पास एक पॉलिसी है which is been laid down in company's policy, और freedom of choice आपके पास 48 आवर पॉलिसी है कि आप कोई भी डिसीजन लें और आप उसको विद इन द 48 आवर, अगर डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई उस प्रोजेक्ट में इफेक्ट आ रहा होता है, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, तो आप उसको अनडू कर सकते हैं। जिस तरह वर्ड में होता है ना फीचर डू और अनडू वापस बैक ट्रैक करें, तो इसके बाद 48 आवर पॉलिसी आपके पास होती है कि आप जो है फिर अपनी ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और अगर इसमें कोई फिर अफेक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आना शुरू होती है तो फिर आप खुद जिम्मेदार होते हैं। तो 48 आवर पॉलिसी कहता है अलाउड प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स टू मेक डिसीजन, देन दे हैव 48 आवर to reverse that decision pending towards senior management approval। यानी आप फिर वो क्या कर लेते हैं कि अगर कुछ टाइमली चेंजेस, आप छोटी मोटी चेंजेस या बड़ी है तो डेफिनेटली आप टॉप मैनेजमेंट या CCB के पास करेंगे, और अब विद द टेक्नोलॉजी
कहीं भी कोई है वो इजीली एक्सेसिबल है, वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, उसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, जो आपकी एक और जो भी रिक्वेस्ट लेके आए लोग, और उसमें कंपनी का एग्जेक्टिव अगर लेवल सीनियर मैनेजर अब्रॉड भी है तो उससे भी रब्ता किया जा सकता है, अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ अवेलेबल ऑन दैट टाइम, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है या उसको एनालाइज कर सकता है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। तो थोड़ा बहुत उसमें टाइमिंग का इफेक्ट आ सकता है, और क्योंकि लोकेशन आर अपार्ट, सो पार्ट तो डिस्टेंस मैटर कर रहा है, तो टाइमिंग का भी फ़र्क आ सकता है, टाइम जोन का। सो थोड़ा सा अगर अगर कलेक्टिव अगर फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली कंपनी के बारे रिसोर्सेज में उसी वक्त कोलैबोरेट कॉरेस्पॉन्डेंस करके, इफ दैट टाइम इज ऑफिशियल टाइमिंग, ठीक है ना। जब बंदा सोया हुआ रात को 2 बजे उसको कॉल करे, भाई उठा, इधर सुबह के टाइम मीटिंग है, उधर रात है, तो बाज़ का जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो यहाँ पर शाम और रात के टाइम हो रहा था, वहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, जो इसलिए दैट इज़ वाई जो जो शिफ्ट है वो इवनिंग शिफ्ट इसलिए रखी हुई है कि और वहाँ पर इवनिंग में भी सीनियर लोग होने चाहिए जो कंपनी को रिप्रेजेंट करें, ताकि जो वहाँ पर मॉर्निंग में जो कोऑर्डिनेशन वहाँ से यहाँ पर हो रही होती है तो वो बता सके क्या चल रहा क्या। तो 48 आवर पॉलिसी होती है, अगर डिसीजन आप फिर पेंडिंग रख सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं विद इन द 48 आवर्स, और डिसीजन सीनियर मैनेजमेंट के आप अप्रूवल के लिए रख सकते हैं। तो दिस इज़ 48 आवर पॉलिसी। और जो तो थोड़ी बहुत चेंज है, जो स्मार्टेस्ट या कहते हैं ना स्लाइटेस्ट या फ्यूएस्ट लेवल पे चेंज है वो की जा सकती है, बट आपने अपने तमाम टीम मेंबर्स को नोटिफाई अपडेट करके रखना है। ये ना हो कि पता ही ना लगे कि यार ये कोड चेंज हो गया, ये मैंने ये चीज़ अभी इस तरह चेंज किया, पता ही ना हो, तो वो फिर लोग इसी तरह लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से चल रहे हैं और वो फिर उससे डिसीजन मेकिंग में या कोई और चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। बस हमारी 2-3 स्लाइड ही रह गई हैं और लेक्चर का टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया है, और 2 बज चुके हैं, और जो 4-5 मिनट लेक्चर डिले से स्टार्ट होता है, 90 मिनट का लेक्चर, और फिर इस पर क्यूरी अभी हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई एग्जांपल पूछना है या लेक्चर का रिस्पांस देना है, तो लाजमी जितने स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी फीडबैक दिया करें, वो एक अच्छी चीज़ होती है। नोटिफाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट लोग हैं, ये 3 तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की भी आर्काइव, डॉक्यूमेंट्स की भी मैनेज कर रहे होते हैं, चेंज को भी एक्सेप्ट रिक्वायर्ड कर रहे हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट या जो भी रिपोर्ट करना है वो भी सारा टैकल कर रहे हैं। अगर चेंज कंट्रोल बोर्ड नहीं है तब ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले, चेंज कंट्रोल बोर्ड वाले तो सिर्फ एक टास्क को टैकल करते हैं, एक चीज़ को डील करते हैं, मगर ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें, और रिपोर्ट करते हैं, चेंज को टैकल करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स को वेरीफाई, ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब वेरीफाई करना, कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने क्या दी थी और हमने प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर कितना कंप्लीट कर लिया, कितनी फीचर्स कंप्लीट कर लिए, क्या हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या एट द एंड हमने अचीव कर लिए हैं जो क्लाइंट ने कहा था। ये तीनों चीज़ें मीट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। जी, सजेशन फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप, सजेशन फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सजेशन फॉर मैनेजिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये पूरे इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के लिए, प्रोसेस के लिए और खासतौर पे चेंज के लिए क्या कुछ सजेशन या टिप दिए हैं कि मैनेजर क्या क्या चीज़ें करे कि इस इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को वो व्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं या सिर्फ इस चीज़ को भी टैकल कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस निगोशिएशन करनी है आपने और कम्युनिकेशन करनी है। अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपरली वेल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और निगोशिएट डिस्कस भी नहीं करते कि टास्क के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। प्लान फॉर द चेंज, चेंज तो होगी, देखे ना, एसेंस प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर याद अगर आया, चेंजेबिलिटी। क्लाइंट की तरफ से कोई चेंज आ गई, आप तो काम ठीक कर रहे, कोई क्लाइंट ने कोई नई चीज़, नई फीचर दे दी है, उसको फिर अकोमोडेट करना है विद इन द प्लान। चेंज को तो अकोमोडेट करना, याद है एसेंस प्रॉब्लम, कम्प्लेक्सिटी, कन्फर्मिटी, चेंजेबिलिटी। चेंज तो अकर होगी, स्कोप चेंज करता रहता है, क्लाइंट ने कोई नई चीज़ कर दी, आपकी नेग्लिजेंस से कोई चीज़ रहेगी, फिर आपने चेंज करना। तो चेंज के लिए आपको प्लान पहले से करना है, उसके चेंज का रिक्वेस्ट कैसे करनी है,
चेंज को अकोमोडेट कैसे करना है, अगर चेंज को टैकल कर रहा है, कैसे उस प्रोसेस के अंदर, कैसे प्लान के अंदर डायनामिकली प्लान आपने उसको ये ना हो कि फिक्स ही प्लान हो, फिक्स ही रिजिड सा एक प्लान हो, उसमें आप कोई चीज़ ना कर सकें, तो उसको अकोमोडेट कैसे कर रहा है। चेंज कंट्रोल बोर्ड आपने बनाना है, सिस्टम तो बनाना है चेंज कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर चेंज कंट्रोल बोर्ड बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी की या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लोगों को असाइन करनी है, प्रोसीजर बनाने के, टाइमली डिसीजन कैसे करना है, कोई पॉलिसी क्या है, और इनको चीज़ों को देखना है। ओरल और रिटन एंड ओरल परफॉर्मेंस, रिटन असेसमेंट तो आ गई ना, इसी तरह वाइवा जो है वो लाइव वाइवा भी हो सकता है, और लाइव वाइवा के भी तरीक़ेकार है। लाइव वाइवे के अंदर भी लोग एंकी पैंकी का मतलब है अनफेयर मीन्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो टीचर की असेसमेंट और टीचर के जो है ना जेस्चर्स और स्टूडेंट्स के जेस्चर अगर वो रीड कर रहा है या एक्सप्रेशन रीड कर रहा है और वो एनालाइज कर रहा है उसकी इन्वायरमेंट को, तो वो पकड़ सकता है कि वो कैसे बैठा हुआ है और कहाँ देख रहा है, और क्या अगर उसने बूटी माफिया भी चला रहा है वाइवे के अंदर तो वो पकड़ा जा सकता है और उसको ट्रिकी भी किया जा सकता है। तो रिटन और ओरल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी चलते फिरते भी बाज़ का आप ऑडिट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। उसको कहते हैं वॉक थ्रू, एक टेक्निक होती है वॉक थ्रू, आप उसको चलते फिरते जो है ना असेसमेंट रिव्यू या ये भी देखते रहना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी अपडेट करें, चेंज को अकोमोडेट करें, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन हैं। जी, ये कुछ इंटीग्रेटेड ओवरऑल लास्ट स्लाइड है, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस है, जिसमें कुछ प्रोसेस भी आप देख रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट के फेजेस हैं, कौन कौन से फेज़ हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं और क्या क्या डिलीवरेबल आप बनाते हैं। ठीक है, जब प्रोजेक्ट इनिशिएट स्टार्ट किया जाता है, जब ओके हो जाता है, तो प्रोजेक्ट चार्टर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, वो भी इंशाल्लाह ग्रुप पे भी और एलएमएस पे भी शेयर हो जाएगा। जो आपका एलएमएस है जहाँ पर आप साइन इन करके कुछ नोटिफिकेशन न्यूज़ देखते हैं कि क्या है, क्या नोटिस है, वहाँ से भी आपको न्यूज़ मिल जाती है। तो अगर मैं आपके ग्रुप पे कोई चीज़ शेयर ना करूँ तो तमाम लोगों को एलएमएस पे भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से चीज़ें लेक्चर को लिंक क्लिक करना, ये तो मैं आपको वहाँ पर भी स्टूडेंट की आसानी के लिए एलएमएस पे जो लॉग इन करते हैं, जो व्यू कर रहे होते हैं डिफरेंट कोर्स एक्टिविटी टास्क, तो वो आपकी आसानी के लिए ग्रुप पे भी पोस्ट कर देता हूँ, एलएमएस पे भी कर देता हूँ ताकि वो आसानी। तो प्रोजेक्ट चार्टर, जो प्रोजेक्ट जब इनिशिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट चार्टर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्कोप स्टेटमेंट इनिशिएशन में बनाई जाती है, और प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है आपका प्लानिंग के प्रोसेस में, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है वो बनाते हैं। इस तरह जब स्कोप की स्टेटमेंट, स्कोप की आप डिस्क्रिप्शन ब्रीफ करें तो स्कोप स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट के अंदर स्कोप स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट अलग से बना सकते हैं, और एक सेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आप कैसे लेके चल रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लान चलाएंगे, प्लानिंग का प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूशन में डिलीवरेबल्स आप उसकी देख लें, जो आपने इंडिविजुअली टीम को जो डिलीवरेबल या टास्क या डेडलाइन दी हुई है, जो टास्क आया तुमने ऐसे करना है, ये चीज़ करनी है, ये बनाना है, ये बनाना, वो बना आप डिलीवरेबल की लिस्ट में डाल सकते हैं। कंट्रोलिंग में रिक्वेस्ट चेंज भी आ रही है, और इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में चलेगा, रिक्वेस्ट चेंज आ रही है, और एक और आउटपुट डिलीवरेबल निकल रहा है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, रिक्वेस्ट चेंज भी आपका डिलीवरेबल है जो आर्टिफिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और या एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई वो। और अगर प्लान इसमें मेंशन नहीं है, प्रोजेक्ट प्लान भी अपडेट होता है, वो भी आपके पास अपडेट है। और क्लोजर में आप जो है ये इंटीग्रेशन प्रोसेस को आप क्लोज करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक हिंट आइडिया दिया कि कैसे जो है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो है, सब प्रोसेस जो है किन किन फेज़ में चल रहे होते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। जी, दैट एंड्स द लेक्चर। और ये 93 मिनट्स प्लस का लेक्चर आपके सामने हुआ। 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा का लेक्चर डिलीवर भी हुआ, और 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हुए जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास जब हमने ज्वाइन किया था। 3-4 मिनट ज्वाइन तो टाइम पे कर लिया था, 3-4 मिनट स्टूडेंट्स का वेट हो रहा था, ताकि फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस चैप्टर इज़ एंड, और अप्रॉक्सीमेटली पूरे 1.5 घंटे का प्लान किया कि लेक्चर आपका प्रॉपरली उस टाइम के दौरान ख़त्म हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चर एंड भी हुआ। इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, डिटेल एग्जाम्पल सबके साथ शेयर भी हुई। और जब लेक्चर एंड हो जाएगा तो ग्रुप पे आप जाके इस लेक्चर का फीडबैक, कोई क्यूरी है तो लाजमी, कोई कुछ स्टूडेंट, ये नहीं है कि जान के करें, जो कोई स्टूडेंट को कोई क्यूरी या कोई एग्जांपल पूछना चाहता है वो लिख के क्यूरी और फिर नीचे वॉइस नोट शेयर करें।